हमारी अस्सलाम आने वालेकुम वाली दोस्तों, नस्ल मैं है हूं उसका आपने प्रवेश खाक तबाह इंतज़ा कर दिया है। सोशल मीडिया तो इमरान खान में गालिब गलौज आजकल की ताकतवर गई, हमारे बारे में लिखा गया, उसमें बड़ी वजूहत में से ये भी एक है कि हमने हमेशा हक़ाइक़ को छुपाया है। मुझे लगता है कि आप उससे ज्यादा बाखबर हैं। को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन हमने देखा कि अवाम की ताकत को 2018 में शिकस्त दी गई। लेकिन इनको कोई खातून एंकर इमरान खान के पास कभी नहीं दिखाई दी। यानी संदेला साहब, अगर मुल्क में चंद गंदी वीडियोस ना होती तो ये गंदी हुकूमत ना होती। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, इमरान खान की आजकल ताकतवर शख्सियात से मुलाकातों के चर्चे हो रहे हैं और इस हवाले से कई किस्म की क्यास आराइयां की जा रही हैं। इनमें से हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार अम्मार मसूद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं अम्मार भाई? अल्लाह का बहुत शुक्र। अमर भाई, आर्मी चीफ की इमरान खान से एक और मुलाकात का तज़किरा चल रहा है। पहले सुना था कि मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में हुई है और उसके बाद एक दूसरी मुलाकात के हवाले से भी चीजें चल रही हैं। इस्लामाबाद में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या खबरें हैं? मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे सकता हूँ और मैं इसमें बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन, गलत फहमियाँ, गलत इंफॉर्मेशन जाने फीड की जा रही है या लोगों तक पहुंच नहीं रही, लेकिन बहुत सारी गलत बातें हो रही हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ। आई एम वेरी ग्लैड। मुझे जाहिर है नहीं पता था कि आपने पहला सवाल क्या करना है, लेकिन ये पहला सवाल ही इस वक्त का सबसे अहम सवाल है और इसके बारे में बात करना, क्लैरिफाई करना चीजों को बहुत जरूरी। दो तीन बातें इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर। पहली बात उन्होंने ये की कि इलेक्शन की डेट के हवाले से कोई कह रहा था कि अगले महीने हो रहे हैं, कोई कह रहा था जी कि नवंबर में हो जाएंगे, कोई इंटरिम सेटअप बनेगा, इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाया जाएगा ताकि वो जो है चीफ अनाउंस कर सके। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन अगस्त 2023 में। दूसरा, उन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए पहले कोई पेपर, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई चीज ऐसी होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कार्रवाई नहीं आई, ना ही इस पे कोई पेपर वर्क हो रहा है। इसका मतलब ये है कि और आईएसपीआर की स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो, जनरल बाजवा ने कहा, हम तो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी वाज़ेह हो गई है और इसका मतलब है कि एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं। तीसरी, उन्होंने कहा कि 4 दफा चीफ लगाया नवाज शरीफ ने और एक अब दफा लगाएंगे शहबाज शरीफ साहब। तो ये वजीर आज़म का प्रोगेटिव है, वो फैसला करेंगे और इमरान खान चाहे जितना मर्जी तड़पता फिरे, उसके ऊपर किसी को इतना एतबार नहीं है कि वो इतना अहम फैसला कर सके। और ये उन्होंने, ये तो एक साइड का वजह थी और उसकी दलील थी। हुकूमत की तरफ से तो भाई कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो, जाहिर है अगर हुकूमत कल इलेक्शन कराने हैं या जैसे इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि अगले 12 घंटे में इलेक्शन हो जाए, तो वो मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात नहीं करते। खालिद साहब ने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो ममालिक से विजिट करके आए हैं, उसमें सबसे अहम बात ये हुई है कि दुनिया के बड़े बड़े सदूर और वज़राए आज़म मौजूद थे।
हर शख्स ने पहला सवाल उनसे ये किया कि नवाज शरीफ कैसे हैं, और उनके साथ दौरे में माजी में जो नवाज शरीफ के साथ उनके सिफारती और खारजी ताल्लुकात रहे, उस पर बहस की गई और उस पर बात की गई। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ दुनिया की नजर में अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, तहरीक इंसाफ की नजर में हो या ना हो। फिर सीपैक के रिवाइवल की बात भी की थी। इसका मतलब है कि कोई जल्दी नहीं लग रही और कुछ जो है मामला आगे बढ़ रहे हैं हुकूमत की सतह पर। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमें अंदाजा है, लेकिन 2-3 महीने में हम सिचुएशन ठीक कर देंगे। ये तो खालिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। दूसरी तरफ जराए से खबरें, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर बेइंतहा शिद्दत के साथ चल रहा है कि जनाब जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की दूसरी मुलाकात हुई। कुछ लोगों ने कहा जनरल फैज हमीद ने ये मुलाकात करवाई, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो जनरल फैज हमीद ड्राइव करके लेके गए और मामला तय हो गए, एक्सटेंशन पे ही बात हो गई और हुकूमत जो है अगले चंद दिनों में चली जाएगी, अक्टूबर में चली जाएगी और इलेक्शन का अनाउंस हो जाएगा। अब इसके बारे में जो असल इंफॉर्मेशन है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो सुनिए। पहली मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 25-30 दिन पहले। ये सदर आरिफ अलवी के कहने पर हुई थी, उन्होंने मीडिएट करवाई थी। आरिफ अलवी पहले पिंडी गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और सदर जो मर्जी सदर हो, लेकिन वो इतना बड़ा आईनी होता है, अगर वो आर्मी चीफ को या वजीर आजम को या किसी को बुलाए तो उसे जाना पड़ता है। ठीक। तो ये नहीं है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की या जनरल बाजवा की अपनी इंटरेस्ट मौजूद था या उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया। ये रिक्वेस्ट सदर पाकिस्तान की तरफ से आई थी और वो मुलाकात हुई, और वो मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी और वो मुलाकात एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर भी की गई और ये जो है एक तरह से ब्राइब करने की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोशिश की गई कि तुसी साडे काम करो, असि तुहाडे काम। तो ये सिचुएशन वहां पर हुई। कुछ लोगों का ख्याल है, अब इसके बारे में हतमी खबर नहीं है मेरे पास, कि ये मीटिंग 3.5 मिनट जारी रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मीटिंग 10 मिनट जारी रही। लेकिन जिस बात पर सब मुत्तफिक हैं वो ये है कि इट एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। और जाहिर है इमरान खान की जिस तरह हुकूमत बनाई गई थी, लाडला बनाकर पेश किया गया था, तो वो इमरान खान पर बहुत से लोगों के बहुत से एहसानात, तो उन एहसानात का जो बदला इमरान खान ने दिया है वो इंतहाई तकलीफ दे है, हैसियतनाक है। कभी चोर कह रहे हैं, कभी गद्दार कह रहे हैं, कभी मीर जाफर, मीर सादिक, कभी उनको ये कह रहे हैं जी कि आपने जो है न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस तरह के अल्फाज खान साहब ने कहे हैं। तो उसके बाद ये तवक्को करना कि ये कोई मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी हो रही है कि आज 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हुई और कल वो जो है गले में बाहें डाल के फिरेंगे, इस तरह नहीं होता। तो वो मीटिंग बहुत बुरे तरीके से खत्म, अब्रप्टली खत्म हुई, एंडेड ऑन अ वेरी बैड। दूसरी खबर, दूसरी मुलाकात के हवाले से, दूसरी मुलाकात के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दूसरी मुलाकात हुई। अच्छा जी। हाँ, और ये बात गलत है कि वो मुलाकात जनरल फैज हमीद ने करवाई। इस मुलाकात को तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर गए हैं। पहली मुलाकात को 20 से 25 दिन गुजर, 25 से 30 दिन गुजर गए। मेरे पास कुछ वक्त हुआ तो मैं कोशिश करूंगा 6-7 बजे तक आपको एग्जैक्ट डेट्स भी बता दूं कि कब मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात का जनरल फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं था और उसमें जो है ये दोबारा सदर पाकिस्तान की दरखास्त पर हुई थी। कोई उन्हें ड्राइव करके जनरल फैज हमीद नहीं लेके गए थे, ये मीडिया पर गलत खबरें चल रही और वो जनाब प्रेसिडेंट साहब ने दोबारा मीडिएट किया था, दोबारा ख्वाहिश किया, इजहार किया था और वो
लोकेशन नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये किसी सेफ हाउस वगैरह में जो चल रहा है, किसी सेफ हाउस में मुलाकात हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेसिडेंट हाउस में हुई। दोबारा दूसरी मुलाकात भी? हाँ, इस मुलाकात का दौरानिया पहली मुलाकात से ज्यादा था। ये मुलाकात तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जारी रही। ठीक है, पहली मुलाकात हमने सुना 3.5 से 10 मिनट की बात कर रहे हैं, ये 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन की ऑफर की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी नौबत ही नहीं है। हो सकता है कि मौका मिलता तो वो उन्हें एक्सटेंशन की ऑफर करते, लेकिन वो जिस नहज पर गुफ्तगू हो रही थी, जिस लेवल की गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह के इख्तलाफात और इख्तलाफी नकात जो हैं वो सामने आ रहे थे, उसमें एक्सटेंशन की बात हो ही नहीं पाई। इमरान खान साहब क्या चाह रहे थे? इमरान खान साहब इस मुलाकात में चाह रहे थे कि फौज इस हुकूमत का तख्ता उलटकर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए। फौज मुझे अपनी करप्शन, मेरे खिलाफ जो करप्शन के नाअहली के केसेस हैं उनसे बचाए। फौज उनको दोबारा गोद में ले ले जैसे माजी में उनके साथ रवैया रखा जाता रहा है। ये 3 बातें बुनियादी तौर पे, इसके तीनों बातों के बड़े वाजे क्लियर जवाब दिए गए। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन फौज ने नहीं करवाना, माजी में करवाती रही है या इंटरवीन करती रही है तो वो गलत करती रही है, ये बता दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है, और वो हुकूमत की आईनी मुद्दत पर या हुकूमत और अपोजिशन के मामला पर है। अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ बैठे और बैठ के डिसाइड करें कि ये अगले 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, वो डिसाइड कर सकते हैं। अब फौज का इसमें कोई रोल नहीं रहा, कोई किरदार नहीं। इमरान खान की नाअहली के केसेस जो है वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि ये नैब का, अदलिया का मामला है। माजी में फौज ने इन तरह के मामला में सियासतदानों के खिलाफ इंटरवीन किया, गलती की, और अब हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। तो हुकूमत जाने और नैब जाने और अदालतें जाने। नाअहली के जो केसेस हैं, उन्होंने कहा जी कि हम अगर न्यूट्रल हो गए हैं तो कुछ जिम्मेदारी अदालतों पर भी पड़ती है। अदालतों को कोई प्रेशराइज नहीं कर, और आपने देखा है कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे होते और नवाज शरीफ के हक में कर रहे होते तो ये 10 दिन ये सारे एमपीएस जो है ना पंजाब के, हमजा शहबाज के घर जाकर हलफ उठा के आए, तो वो नहीं कर रहे। वो अगर करना चाहते तो वो करते थे। और या फिर जो पंजाब वाला केस था वो वाला, या इमरान खान की नाअहली वाला, या तौहीन अदालत वाला, इंसदाद दहशतगर्दी वाला, वो जो है अब जो वो उनके अपने मामला है, हम उसमें मदाखलत नहीं करते। अब बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट अब कुछ नहीं करती, वो न्यूट्रल होने में ही आफियत जान। तो इमरान खान को उस तरह सजाएं क्यों नहीं मिल रही जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी मुस्लिम लीग के रहनुमा और पीडीएम के रहनुमा फरियाल तालपुर और इन सब लोगों को दिए गए, तो क्यों नहीं कर रहा? 2 बातें आपस में मिलाएं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का कोच जो है वो इमरान खान को गलत मशवरे दे रहा है, या उन्होंने कोच की बात की, एग्जैक्ट वर्ड मुझे सही याद नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि लाडले को अब भी कुछ क्वार्टर से तहफ्फुज़ दिया जा रहा है, ये बातें उन्होंने की हैं। और दूसरी जानिब हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, वो अपना किसी किस्म की इंटरफेरेंस पे तैयार नहीं है। इमरान खान है डैमेज देम अ लॉट। तो
फिर एक ख्वाजा आसिफ ने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया जी कि भाई, उनसे ये सवाल किया कि भाई लाडले को तहफ्फुज़ कौन दे रहा है? क्या कुछ क्वार्टर्स की जानिब से इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को तहफ्फुज़ दे रहे हैं, को उसकी जान बचा रहे हैं? तो उन्होंने इसका बड़ा अजीब जवाब दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर उस पर गौर करने से पता चला कि असल मसला क्या है। अच्छा, लाडले के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ क्या जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ जवाब दे रहे हैं कि असल में अदालतों का पुराने फैसले उनके सोर्स होते। ख्वाजा आसिफ साहब की असेंबली में तकरीरें याद करें, अगर वो बातें कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनमें एबिलिटी, डरते डरते कोई नहीं है। तो वो जो है, लेकिन उन्होंने जिम्मा एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं डाला। उन्होंने ये कहा कि अदालतें के फैसले उनका सोर्स होते हैं, अगर कोई अपनी बुनियाद से ही हट जाए तो हम क्या करें? इसका मतलब है इन सारी गुफ्तगू से, दूसरी मीटिंग के हवाले से, मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इमरान खान को अब तहफ्फुज़ देने वाला इदारा नहीं है, फौज नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अब उनको तहफ्फुज़ अदालतों की तरफ से मिल रहा है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, और इस हवाले से एनी अदर क्वेश्चन मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैंने पूरी बात सुनी, इसमें बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब भी मुझे मिल गए, लेकिन यहाँ पे आपकी बात से बिल्कुल मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। ये दो मुलाकातों के हवाले के बाद सीनियर सहाफी हैं मजहर अब्बास साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान की वापसी का सफर शुरू हो चुका है, डील फाइनल है, इलेक्शन मतलब कि इलेक्शन इसी साल में होंगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो अहम फैसले हैं वो अब इमरान खान साहब करेंगे। आपकी तमाम बातों के उल्ट बातें हैं, सीनियर सहाफी हैं, किस बेस पे ये वो बातें कर रहे हैं, या ये चीजें करने से क्या थ्योरी कायम करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, मैं मजहर साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनका नाम लेकर ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन मजहर साहब नहीं, इसके अलावा 10 और लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। लेट्स नॉट टेक नेम्स, ठीक, और हम ओवरऑल बात करते हैं। ये एक ख्वाहिश बेची जा रही है, एक फैंटेसी क्रिएट की जा रही है, और इसमें इमरान खान साहब सरे फहरिस्त है। वो इमरान खान के मुंह खोल के उसके अंदर जबरदस्ती लफ्ज डालना चाह रहे हैं कि तो फिर खान साहब आपने एक्सटेंशन का कहा ना, तो खान साहब फिर आप अमनो अमान पर आमादा हो गए ना, खान साहब आपने हाथ में जैतून की शाख पकड़ ली ना, खान साहब आपके हाथ में अमन की फाख्ता आ गई ना। तो ये इस तरह की चीजें जो है, ये एक फैंटेसी क्रिएट करने की जा रही है, और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों ऐसा होता है? लोग क्यों मिसगाइड होते हैं? सीनियर लोग हैं, तो जूनियर लोग नहीं। पीटीआई का सोशल मीडिया इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो झूठ को सच बना देता है, ठीक, और वही ये हो रहा है। उन्होंने क्या कुछ कह दिया। असल सूरत हाल इन मुलाकातों के हवाले से मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी, और यही मामलात हैं, और ये मामलात कोई भी कहे इमरान खान के दोबारा हाथ में आने वाले नहीं है, बल्कि उनकी आने वाले दिनों में सख्ती आने वाली। मैं एग्री भी करता हूं कि जितनी गालियां, नाम लेके कहता हूं, जनरल बाजवा को मेरे ख्याल में पीटीआई के सोशल मीडिया ने निकाली हैं, वो लाखों की तादाद में नहीं, अगर हिसाब लगाया तो शायद करोड़ों की तादाद में वो गालियां, और उन गालियों के बाद भी वो इमरान खान साहब से हाथ मिलाते हैं, चाहे मुल्क का जितना भी वसी तर मफाद हो। तो बड़ी हिम्मत होगी बाजवा साहब की। अच्छा सर, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है सोशल मीडिया पे, देखें कल इसहाक डार साहब ने भी कहा कि इस मुल्क का मामला इस वक्त, या इस मुल्क का इशू इस वक्त एक्सटेंशन नहीं है और नहीं होना चाहिए, वो वक्त आने पर तय होगा। मुल्क का मसला इस वक्त कुछ और है, मैशियत है और बहुत सारे दूसरे मामले हैं। लेकिन क्योंकि ये मुल्क के लोग ऐसे हैं, आपको पता रेलवे फाटक अगर बंद भी कर दिया जाए ना, तो मोटरसाइकिल इधर उधर से निकाल के ले जाते हैं। ये वाली कौम से हमारा ताल्लुक है। बड़ा वाजिया तौर पे कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISPR ने, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो एक आध ISPR
इस किस्म का बयान और नहीं दे सकते कि फैसला हो चुका हुआ, एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी, कौम का वक्त जाया ना जाए, ताकि मजीद कौम को जरा एक दफा खुल के पता लग जाए दोबारा? देखिए, 2-3 बातें हैं आपके सवाल के अंदर। जी पहली बात तो ये है कि ISPR क्यों नहीं स्टेटमेंट देती। जी दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं जल्दी अनाउंस कर देते, ठीक या है। सारा मसला जी ही खत्म जी करें। जी 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 जी। और ये बिल्कुल ये नेचुरल शहबाज, सवाल अच्छा है। ये शहबाज साहब कर सकते हैं पहले अनाउंस 2 महीने पहले? भाई, वजीर आजम बहुत ताकतवर आदमी होता है आईनी तौर पर। हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन आईनी तौर वो 6 महीने पहले कर सकता है। जो मर्जी करे भाई। तो किसी को उतार के, अभी किसी को उतार के किसी और को लगाना चाहे तो ये उसके लिए 1 मिनट की बात है आईनी तौर पे। आईनी तौर पर। लेकिन हाँ, आईनी तौर पे आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई इतना आइन शाइन। अच्छा, मेरे ख्याल में ISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेट दे दी है कि दिल बाजवा एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड है। अब जो PTI का सोशल मीडिया शोर मचा रहा है, तो क्या उन्हें दोबारा स्टेटमेंट देनी चाहिए? देखिए, ISPR बहुत बावकार इदारा, वो इस तरह नहीं कर सकता कि अच्छा फर्ज करें कि वो दूसरी दफा कह देते हैं जी कि नहीं, हमने नहीं लेनी एक्सटेंशन। आपके ख्याल में ये जो तहरीके इंसाफ के मतवाले जयाले हैं, इन्हें उससे ठंड पड़ जाएगी? नहीं, ये कुछ और चीज, कोई और झूठ बोल देंगे। नहीं नहीं, ये दूसरी दफा जो कही है, इसका मतलब है कि नहीं, वो जो है असल में एक्सटेंशन लेना चाहते। तो हमें वो चीजें देखनी है जो रिकॉर्ड के ऊपर। रिकॉर्ड क्या हमें बता रहा है? ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि एक्सटेंशन नहीं ले। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब नवंबर में डिसाइड करेंगे, नवंबर में ही करना चाहिए। मतलब अगर आप PTI के सोशल मीडिया से पैनिक होकर डिसीजन करने लगे हैं, तो फिर ये आपकी काम क्या है? फिर तो आप हुकूमत नहीं कर सके। रिलैक्स करें, चिल करें, जो मर्जी करें। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं। अब लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, क्या होगा। फर्ज कीजिए वो 50 लाख लोग ले आते हैं पार्लियामेंट पे, PTV पे, अदालतों पे, हर चीज के ऊपर उनके बंदे बैठ के तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। क्या इससे मुल्क का वजीर आजम तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो जो वजीर आजम आईनी तौर पे है, वो वजीर आजम ही रहेगा, चाहे जत्थे के जत्थे पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर दें। आइन के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ही रहेंगे। तो वो उन्हें बात नहीं, असल में ना उन्हें आइन कानून की बात समझ ही नहीं आती, या वो समझना ही नहीं चाहते। आधा सच बोलते हैं और आधा सच। मैंने ना, अगर थोड़ा सा वक्त है जी जी तो मेरा साहब, मैं एक चीज पे बहुत अरसे से बात करना चाहता हूँ और मुझे आपके शो में मौका मिला और हम यहाँ पर हम तफसील से बात कर सकते हैं। PTI का सोशल मीडिया क्यों पॉपुलर है? नौजवानों, 18 से 25 साल के नौजवान क्यों उससे इन्फ्लुएंस होते हैं? क्यों जो है लोगों की शैलो नॉलेज, अफवाहों के ऊपर लोग यकीन करना शुरू करते हैं? ये बड़ा संजीदा मौजू है, इस पर तफसील से बात करनी चाहिए। और मैं कोई हतमी राय नहीं रखता, लेकिन मेरा अंदाजा है और जो मैंने इनके सोशल मीडिया से सीखा है वो आपको बता देता हूं कि ये सब कुछ क्यों। पाकिस्तान में लोगों को आधे सच की आदत डाली गई, और मैं चूंकि टॉक शोज में जाता हूं तो मैं लोगों की से बात करता हूँ, और ज्यादातर लोग नवाज शरीफ मुखालिफ और इमरान खान के हक में होते हैं। तो वो जो है आधे सच पर लोगों को कंफ्यूज कर, जैसे तारीख को मस्त कर देते हैं, और वो इतनी दफा करते हैं लोग समझते हैं कि वही सच है। अब देखिए, मैं एक टॉक शो में था, उसमें मैंने कहा जी कि इमरान खान ने जितनी बदजुबानी की, जितनी दूसरी सियासी क़यादतों के खिलाफ बदतमीजी की, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और PTI के फेवर करने वाले तजियाकार बैठे, उन्होंने
फौरन जवाब दिया और हर पीटीआई वाले के जहन में जवाब आता कि नहीं, आज से 30 साल पहले जो नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ किया था और वो आपको याद नहीं है। अच्छा, ये आधा सच। आधे लोग कन्विंस हो जाते हैं इस आधे सच, रियलिटी की तरफ नहीं जाते, शैलो नॉलेज की तरफ जाते हैं, डीप थिंकिंग की तरफ नहीं जाते। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है, नवाज शरीफ ने जो बेनजीर के खिलाफ कैंपेन की थी वो गलत थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख बता रही है। नवाज शरीफ ने खुद उस गलती को तस्लीम की और जो पार्टियां दस्तों गिरेबान थी, आपस में एक दूसरे पे फाइलें खुलवा रही थी, बड़ी बुरी जुबान इस्तेमाल हो रही थी जो गलत थी, उसके बाद वो पार्टियां इकट्ठी बैठी, उन्होंने मीसाके जमहूरियत किया और उसके बाद वो पार्टियां एक दूसरे के साथ ताउन भी करती रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर सबसे पहले जो सियासी लीडर पहुंचा था वो नवाज शरीफ था। बेशक ये पूरा सच है। अगर आप सिर्फ इतनी बात पे रहेंगे कि 30 साल पहले, दूसरा हर बात पे 30 साल पहले कह देना मुनासिब नहीं होगा। अगर आपने 30 साल पुरानी बात करनी है और आज की गाली के लिए ये दलील देनी है कि 30 साल पहले एक शख्स ने गाली दी थी, तो इसका मतलब है कि जहनी नशोनुमा तो आपकी भी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। आप भी आज की गाली को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं पहले भी ऐसा हुआ। तो ये इस तरह का आधा सच बोल के लोगों के जहनों को पामाल करते हैं और उसकी रीजन ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को सोचने ही नहीं देता। हमारी तारीख की किताबें, हमारा मुताला पाकिस्तान लोगों तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन ही नहीं होने देता। नवाज शरीफ ने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो बड़ा सुना होगा। ओ भाई, नवाज शरीफ ने जिस तरह बुरहान वानी का केस पकड़ा था, उस तरह उसकी प्रोपेगेशन, उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम कश्मीर के मसले की किसी और ने नहीं। बिल्कुल ठीक। कश्मीर के मसले को बेचा गया है तो इमरान खान साहब ने बेचा, लेकिन बस एक चीज चला दी गई, ये चोर डाकू। अच्छा, ये भी बड़ा, ये बातें करना मुझे बहुत जरूरी है संदेला साहब। देखिए, ये कि नवाज शरीफ अज़रदारी चोर डाकू ये सुना ही होगा आपने, हर तरफ यही बात होती है। ये उनके ऊपर इल्जामात लगे, यहां तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त, उनके ऊपर इल्जामात लगे, ये आधा सच बेच के फारिग हो जाते कि नहीं बड़ी करप्शन। सही खबर क्या है, आज तक एक पाई की करप्शन नवाज शरीफ पर साबित नहीं। कोई अदालत फैसला नहीं कर सकी, जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर 9 साल के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सके, एक पैसा भी साबित नहीं कर सके। ये पूरा सच। तो इनकी जो मीडिया स्ट्रेटजी है, इनके जो लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों को पूरा सच पता है, आधे सच पे, और इसको सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेट होना चाहिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग पूरी तरह नाकाम। तो वो अगर दुरुस्त सच बताएंगे, दुरुस्त तारीख बताएंगे, तो लोगों को बात समझ आएगी। ये अध कचरी नॉलेज जो है, ये बहुत खतरनाक होती है और इससे नौजवान जहन पामाल होते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये कैसे मैं इस नतीजे पे पहुंचा। इसलिए कि एक जमाना था जब मेरी भी यही एज थी, 18 से 25 साल, मैं भी इसी स्कूल सिस्टम का पढ़ा था, टाटो वाले स्कूल का मैं पढ़ा हुआ हूं, और हमने भी वही मुताला पाकिस्तान पढ़ा था। हम भी बहुत इमोशनल से हुआ करते थे। और उसके बाद जब जिंदगी ने मौका दिया, कुछ ममालिक का सफर किया, कुछ पाकिस्तान के अलावा कुछ किताबें पढ़ी, तो फिर अंदाजा हुआ कि हकीकत वो नहीं है जो हमें दिखाई जा रही, जो हमारी खोपड़ियों के अंदर ठोक ठोक के डाली जा रही। हकीकत कुछ और है। उस एज के अंदर हमें भी वही बात नहीं समझ आई। उस एज में हम भी ज़ियाउल हक को मर्दे मोमिन मर्दे हक समझा करते थे, और मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान ये समझता था।
इसलिए कि एक पीटीवी होता था, अखबारात सेंसर होते थे, सोशल मीडिया होता नहीं था। बीबीसी का एक प्रोग्राम पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की मर्जी से चलता था, तो हमारे पास कहां से इंफॉर्मेशन आनी? हम यही समझते थे जो पीटीवी पे आता है, जो अखबारात में आता है, वही हमारे लिए हकीकत होता था। तो थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा कुछ मुल्कों का सफर कर लें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये आधा सच बेचने वाले ये बड़े खतरनाक लोग, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। तो इस पे इन्हें सोचना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की है, वो नादान दोस्त और अक्लमंद दुश्मन वाली बात है ना सर, कि आधा सच जो है वो झूठ से भी खतरनाक होता है। अच्छा, मेरा सवाल तो अगला कुछ और था, लेकिन आपने यहाँ बड़ी दरमियान में खूबसूरत बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के। एक तस्वीर थी, उस पर बड़ा खूबसूरत मैंने एक वीलॉग देखा, नाम ना लो तो बड़ी ज्यादती होगी, मंसूर अली खान का, वो शबाश साहब की जो तस्वीर लगा के उन्होंने किया। पाकिस्तान में 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आई है, हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, 1% का क्रेडिट मुझे नजर नहीं आ रहा हुकूमत ले रही हो। अगर यही टीम इमरान खान साहब के दौर में आई होती तो जरा 2 मिनट में मुवाजना कर सकते हैं कि क्या फर्क है पीएमएलएन के सोशल मीडिया या पीएमएलएन की हुकूमत या पीएमएलएन का डिजिटल मीडिया और इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर ये टीम आई होती तो अब तक क्या क़यामतें आ चुकी थी इस मुल्क में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो टीम आना तो कंपैरेटिवली छोटी बात। ठीक, शहबाज शरीफ साहब दुनिया के सरबराहान और उस तरफ में आऊंगा, वो खजूर मेरा एक अलग से सेगमेंट है, उसमें आऊंगा मैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उस वक्त कोई तस्वीर उनकी इमरान खान तस्वीर साहब, आपने देखी? ठीक, हाँ, इमरान खान की किसी बैरून मुल्क में जाने के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर से 3 सेकंड की एक फुटेज आ जाती थी हाथ मिलाते हुए, तो यहाँ पर जो तहरीके इंसाफ वाले हैं ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते। तो ये इतना बड़ा मामला हुआ है, तो इसकी तरफ नहीं। अब बाकी बातें इसमें अगले सवाल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये इंग्लैंड की टीम आना हमेशा वो पाकिस्तान में कोई टीम आए तो बड़ी इज्जत की बात होती है। और इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह माजी में हमारे साथ सलूक रवा रखा है वो बड़ा शर्मनाक रहा है, और इमरान खान साहब के दौर में ही रखा है। अब वो आ रही है और आ चुकी है, उसकी प्रोपेगेशन क्या है, उसका बयानिया क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके पॉलिटिकली रिपरकशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में नून लीग बिल्कुल कासिर है, उन्हें कुछ समझ नहीं है। वो देखिए ये काम भी अच्छा करते हैं, डिलीवरी भी अच्छी है, लेकिन इनकी सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया क्या है इनका? मरियम नवाज और वॉलंटियर्स जैसे आप जैसे लोग, वो मरियम नवाज की और मरियम नवाज का पुल है मौजूद, लेकिन क्या एक खातून उस बहीमाना सोशल मीडिया का मुकाबला कर सकती है जहां 6 करोड़ रुपया पर डे यानी 1 अरब 80 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च हो रहा है? उसका मुकाबला सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट से हो सकता है? नहीं हो सकता। दे डोंट हैव एनी। और सोशल मीडिया तो दूर की बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रेटजी कितनी गलत है। अभी देखिए पीटीवी पे क्या किया इन्होंने जालिमों, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, इमरान खान के कुछ व्यूज दिखाए जो मजहब के हवाले, उसका नेगेटिव असर हुआ। नहीं दिखाने चाहिए भाई, किसी को मुसलमान या काफिर साबित करना पीटीवी का काम है, हेडलाइन बिल्कुल नहीं। और वो आप उसको हेडलाइन की देखें, मैं आप खैर अब मुझे कहने दीजिए, आपके सामने मैं बात कर सकता हूं। आप शहबाज शरीफ के सारे खिताब जो उन्होंने कौम से अब तक किए वो निकाल के देखें, उसका इम्पैक्ट, प्रोडक्शन का मामला है ना, इम्पैक्ट जीरो है। कैमरा टेढ़ा
लगा, एक कैमरा लगना है, कैमरा टेढ़ा लगा हुआ, पीछे झंडा, कभी कायदे की तस्वीर आसमान पे लगाई है, कभी फ्रेम ही सही नहीं बना, एक फ्रेम। और पीटीवी सारी उम्र काम ही यही करता रहा। आप इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो जो कौम से खिताब कर रहे होते हैं, दो झंडे लगे होते हैं, वो एनिमेशन है, ये ग्राफिक, उसके अंदर वो पता चलता है कि इतनी छोटी सी बात, प्राइम मिनिस्टर का खिताब ये सही तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में ये सोशल मीडिया के चैलेंज का मुकाबला कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये खुशकिस्मत लोग हैं और ये डिलीवर करते हैं। दो बातें, पहली बात ये है कि लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेलौस होकर करते हैं, बगैर किसी वजह के करते हैं, ये भी याद है, बस वो लोगों को पसंद है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर डिलीवर भी किया, हमेशा डिलीवर किया। कोई प्रोजेक्ट बता रहे पाकिस्तान का बड़ा जो नवाज शरीफ ने ना शुरू किया, जब से नवाज शरीफ सियासत में है, मोटरवे बनती हैं इनके दौर में, एयरपोर्ट बनते हैं इनके दौर में, अस्पताल बनते हैं इनके दौर में, तरक्याती प्रोजेक्ट लगते हैं इनके दौर में, लोड शेडिंग खत्म होती है इनके दौर में। लेकिन ये अपनी खिदमत को, अपनी प्रोडक्टिविटी को सेल करने में नाकाम रहते हैं। और होता ये है कि जब ये हुकूमतों में आते हैं तो किसी अपने चाचे मामे को, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को सोशल मीडिया ऐड बना दिया, जिसका जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सोशल मीडिया का, लेकिन चूंकि वो आपका जानने वाला है तो आपने बना दिया। सोशल मीडिया का हेड किसे होना चाहिए? आपको या मुझे? नहीं, हमें भी नहीं होना चाहिए, हम हो ही नहीं सकते। ये वो आदमी जिसने इसके ऊपर रिसर्च की हो, पीएचडी की हो, जिसे ट्रेंड का, एल्गोरिथम्स का और इस तरह की कैंपेनिंग का तजुर्बा हो। गूगल वो जो है द ग्रेट हैक मूवी देख लीजिए, तो वो ट्रंप की कैंपेन किस तरह चलाई थी, हर आदमी के जहन तक वो किस तरह पहुंचे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर, सबको किस तरह यूज किया गया था, 360 का कॉन्सेप्ट किस तरह क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, ये इसी तरह मार खाते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वही एंकर जो 5 साल इनकी धज्जियां उड़ाता रहा, ठीक, वो आज कहता है कि नहीं यार, थोड़ी सी कोई गलती हो गई हमसे, ये भंगड़े डाल नहीं सकते, कहते वाह जी वाह कितना अच्छा हो गया। देखिए जी, आपकी बात मकाफात अमल शुरू, ओ भाई ये मकाफात अमल नहीं है, कल को इसने फिर 5 साल आपके खिलाफ कैंपेन चलाने, फिर वही करना, बिल्कुल ठीक। तो हाँ, तो ये इस पे ना इन्हें संजीदगी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मरीम नवाज का पुल सिर्फ काफी नहीं है ये, और ये साइंसी बुनियादों पर हुई, ये चाचे मामे के रिश्तेदारों के बच्चों के हवाले से नहीं होनी। और दूसरा ये है कि, और मैंने सुना है कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया को हेड करते हैं, उनकी 45 लाख रुपया तनख्वाह नहीं। और वो हमारे भाई, वो अगर हुआ है ना तो ज्यादा नहीं है, वो प्रोफेशनल है। उससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया हेड करता था, और इमरान खान ने उसको इस जॉब के लिए रखा हुआ है कि वो इमरान खान का दीवाना नहीं है। 45 लाख तनख्वाह अगर उसकी है ना, तो वो अपने काम की लेता है, वो चाचा बाबे ताए का बेटा नहीं है। और अगर उसको देखा जाए तो उसने डिलीवर भी किया है जी। 1 मिनट के लिए आप उस शख्स को और पीटीआई के सोशल मीडिया को मौजूदा सियासत से निकाल दें, पीटीआई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो 45 लाख रुपया हुकूमतों के लिए इतना बड़ा पैसा है, इतना बड़ा पैसा है कि वो अपनी सियासत में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और कुछ ही डिलीवर करेंगे। तो ये काफी और मैं आपको बताऊं, इसमें ना जितना मैं जानता हूं पीएमएलएन को, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन है कि ये डिसीजन कौन करेगा, बिल्ली की गले में सोशल मीडिया पे नैरेटिव कौन बनाएगा। क्या मरीम नवाज बनाएंगी, क्या शहबाज शरीफ बनाएंगे,
क्या इमरान खान आकर वो नवाज शरीफ आकर बात करेंगे तो नैरेटिव बनेगा? क्या मरियम औरंगजेब इतनी कैपेबल है कि वो इस तरह के नैरेटिव बना सकती? तो ये इसमें कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग और क़यादत के हवाले से कंफ्यूजन बहुत है। ये कंफ्यूजन दूर होगा तो ये मामला ठीक होंगे। एक शख्स को हेड बनाए, और मरीम नवाज ने इस हवाले से बात भी की, उनका पार्टी का हेड मुख्तलिफ होना चाहिए, उसका काम बयानिया देना होना चाहिए और हुकूमत मुख्तलिफ चीजें होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी बस थोड़ा सा वो जो अभी दौरा करके उस पर बात करनी है। जिस दौर में इमरान खान साहब को वजीर आज़म कहा जाता था फेसबुक का या सोशल मीडिया का ना, वो उनके पीछे जो लॉबीज है ना, जो उनको चला रही थी या कर रही थी, उनको पता था कि आने वाले 10 साल के बाद सोशल मीडिया ही ताकत है। पहले दिन से राइट जॉब के लिए उन्होंने राइट पर्सन रखा था और उनको पता था, और आज भी उनको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा है। और बदकिस्मती से दूसरी तरफ नहीं पता। अफगानिस्तान में शहबाज शरीफ की मुलाकातों को किस नजर से देखते हैं? रशिया के और चाइना के सदर ने एक तो मुलाकातें की उनसे, और प्लस उनको नवंबर का महीना वैसे ही बड़ा अहम है, नवंबर के महीने में बुला लिया है। चाइना भी जाएंगे और रशिया भी जाएंगे, और साथ में ये भी कहा जाता है कि रशिया के दौरे की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई अलार्मिंग हो सकता है रशिया का दौरा करना? भाई देखिए, जो जितने भी सदूर से मुलाकात हुई है या वज़ीर आज़म के साथ, किसी ने उस बैनुल अक़वामी साजिश का जिक्र नहीं किया जो हमारे यहाँ तहरीके इंसाफ वाले लोगों के जहनों में डालते रहे हैं। और इमरान खान पलट जाते हैं, अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं, बेचारे लोग फंसे रहते हैं, नहीं ट्विटर ने साजिश की और ट्रंप ने ये किया, ये तो वो तो बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब तो जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उनको बड़ी इज्जत से लोग मिले हैं, और उसमें रूस के सदर हैं, उसमें चाइना के सदर हैं, प्रेसिडेंट शी हैं, उसमें तुर्की के सदर हैं, उसमें ईरान के सदर हैं, उसमें अच्छा एक और बात जो है कि उन्होंने तो चीन के सदर ने न सिर्फ दावत दी बल्कि सी पैक के रिवाइवल की बात भी। उन्होंने कहा कि उन मंसूबों पर, उन प्रोजेक्ट पर, सड़कों पर, फिर बिजली के मंसूबों पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाल बात है। एहसन इकबाल साहब फरमाया करते थे ये गेम चेंजर मंसूबा है, लेकिन असल में तो इमरान खान गेम चेंजर मंसूबा था ना, इसने सारी गेम को चेंज कर दिया, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो जो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की पजीराई हुई है वो बहुत जबरदस्त बात है, और अभी वो मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात के लिए भी जा रहे हैं, फिर अमेरिका भी जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का भी दौरा है, और फिर वो लंदन भी जाएंगे, और 17 को शायद उन्होंने लंदन जाना है, 18 को आज लंदन जा रहे हैं। आज 17 आज ही है। अच्छा, आज लंदन, कल शायद फिर उनकी मुलाकात है नवाज शरीफ साहब के साथ। सुना है असल में जो चीफ वाला फैसला है ना वो उठे होना। तो जो बाकी जो चीन, रूस के सदर ने भी कहा, उसने कोई साजिश का जिक्र नहीं किया, उसने बल्कि ये कहा कि चूंकि हम माजी की तरह यूक्रेन और रूस की जंग में कूद नहीं पड़े, तो उन्होंने हमारी खारजा पॉलिसी की रूस के सदर ने तारीफ की, और गंदम के हवाले से और गैस के हवाले से उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो यही फर्क होता है कि जब कोई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जाता है तो दुनिया उसके साथ इस तरह मामला तय करना चाहती है, और जो कोई सिलेक्टेड जाता है उसकी महराज सिर्फ ये होती है कि एक तस्वीर मिल जाए हाथ में लाते। बिल्कुल ठीक है। आपने भी जिक्र किया कि मियां साहब आज लंदन जाएंगे और कल वो जाहिर है बड़े मियां साहब से मिलेंगे। अहम मुलाकात कही जा रही है जाने से पहले, जाहिर है जाने से पहले कुछ सीख के जाएंगे और कुछ जो देख के आए हैं वो बताएंगे बड़े भाई को। सबसे अहम चीज क्या होगी इस दौरे में वहां पे? मियां साहब सुना काफी गर्म है महंगाई वाले मामले पर इस हुकूमत में। नेचुरली देखिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ बिल्कुल भी महंगाई के मामले में
इस हुकूमत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत ने महंगाई की है, इन्होंने हमें नुकसान ही पहुंचाया और पहुंचाया। लेकिन इस और शहबाज शरीफ साहब यही कहेंगे। 2 मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात इंपॉर्टेंट नहीं। 27 तारीख के बाद तवक्को है कि मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल जाएगा और मरियम नवाज भी अपने वालिद के पास जाएंगे। तो ये दोनों मीटिंग जो है, और मुझे लगता है वो तो कुछ शिकायतें भी लगाएं। अच्छा जी। तो दोनों मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग में होगा, वो एक्सटेंशन के हवाले से होगा। और सारी पीडीएम जानती है कि ये फैसला नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। माजी में उन्होंने कोई दुरुस्त फैसले नहीं किए, ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, वो लगता है कि वो सोच समझकर फैसला करेंगे। मियां साहब का मसला ये है कि मियां साहब कोई भी मामला हो ना, वो सादा सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये आइन की किताब में लिखा है, नहीं लिखा, अच्छा फिर रहने दो, लिखा है चलो फिर कर लेते हैं। तो एक जमाने में कोई एक्सटेंशन का भी मामला था किसी और की, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि यार ये कोई किताब में लिखा है, उन्होंने कहा नहीं लिखा, उनका रहने लगा। तो बिल्कुल आइन के मुताबिक चलने वाले आदमी। अगर उनकी सोच को देखा जाए तो फिर मुझे यूं लगता है कि इसमें एक्सटेंशन के खिलाफ ही बात होगी और एक्सटेंशन ना देने का ही फैसला किया जाएगा जल्दी में। वो कोई डिसीजन नहीं करते। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब की एक आदत और भी आपको बता दूं जी। कि आप उनके पास 10 बंदे पहुंच जाए कि मियां साहब ये अभी करना है, ये मामला बड़े खराब हो गए, अभी डिसीजन करें, अभी फोन करते हैं, अभी पैगाम रिकॉर्ड करा दें। नवाज शरीफ कभी भी नहीं करें। वो इस तरह काम करते ही। वो जो 10 बंदे उनके इर्द गिर्द पैनिक क्रिएट कर रहे होंगे, वो उनकी बात को सुनेंगे, बड़े तामुल से सुनेंगे, उनको ठंडा ठंडा करके बेचेंगे, फिर उसके मुखालिफ ओपिनियन वाले लोगों से बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और सबकी बातें सुनने के बाद वो फैसला अपना करेंगे। तो उनसे कोई जबरदस्ती फैसला नहीं करा सकता। ये नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब वो जो एक साहब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा अभी इस्तीफा दें, वो कह नहीं मैं तो नहीं दे रहा। और तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन है, जब लोगों ने नवाज शरीफ को पैनिक करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ इंतहाई ठंडे हो जाते हैं। जब उनको कहा जाए नहीं 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 अभी करना है, या ये बहुत जरूरी करना है, वो दोस्तों की सुनते हैं, कदरों खानदान वाले लोग हैं, लेकिन करते वो फिर अपनी मर्जी। बिल्कुल ठीक है। उमर भाई, ऐसे इतनी बातें आप मियां साहब के बारे में बता रहे हैं और ये बड़ी पॉजिटिव भी हैं, अकड़ जाते हैं, नहीं करते आगे पीछे, लेकिन एक हल्का सा काला सा दाग जो है ना बाजवा साहब की पिछली एक्सटेंशन वाला, वो सोशल मीडिया पे हल्का फुल्का लगता है। वो क्या हकीकत थी, क्या वजह थी कि पीएमएलएन खासतौर पर नवाज शरीफ को मानना पड़ा कि इसमें वोट दें जाके आप? यार फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट सपोर्ट दैट डिसीजन। और बल्कि मरीम नवाज ने भी कुछ हलकों में बात भी की कि ये मेरा फैसला नहीं है। अभी पिछले दिनों जब उन्होंने पेशी पर भी बात की और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने उसूल पर, मैं पहले भी इसके हक में नहीं थी और मैं अपने उसूल पर कायम खड़ी हुई। तो मुझे इसकी मजबूरियों का नहीं पता। और पीएमएलएन के जितने लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, किसी के पास यकीनी और हतमी जवाब नहीं है। उस वक्त जो वोट की इज्जत दो का नैरेटिव अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश। अंदाजा है और इसकी इंडोर्समेंट जो है
वो 18 तारीख की मीटिंग में भी हो जाएगी। कल की मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ये बात क्लियर कर देंगे और पंजाब की हुकूमत ज्यादा देर चलेगी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान ने जो वफाक पर लश्कर कशी का प्लान किया हुआ है, तो क्या वो लश्कर कशी पंजाब हुकूमत जाने से पहले होगी या बाद में? अंदाजों की बुनियाद पर लोग बात कर रहे हैं कि 23-24 को सितंबर को लॉन्ग मार्च हो सकता है और 27-28 को पंजाब में गवर्नर साहब ये कह सकते हैं कि वो इलाकों के एतमाद का वोट। मेरे ख्याल में असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि पहले पंजाब की हुकूमत जानी चाहिए, फिर लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो वो करें। और फेडरल में राणा सनाउल्लाह साहब हैं, उधर अता ताहिर साहब बैठे होंगे, तो इनकी बड़ी सख्ती आनी है, क्योंकि अब मुल्क इंतशार का मुतम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से बड़े तल्ख फैसले करने के बाद हम इकोनॉमी के रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि पहले दिन ही इकोनॉमी कोई रिवाइव नहीं होगी तो मुल्कों की इकोनॉमी कोई किराने की दुकान नहीं होगी। क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है और वो इन्होंने टाइम दिया है और अब मेरे ख्याल में हमें आइंदा अच्छी खबरें मिली। ठीक है, आखिरी दो सवाल हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस को एक ओपन खत लिखा है। इस खत के बाद क्या लगता नहीं कि ऊपर वाली वड्डी अदालत दे विच कोई थोड़े बहुत कोई मसले मसाइल हैं जजां दे विच आपस में? थोड़े बहुत, अच्छा जी, थोड़े बहुत बहुत बड़े मसले हैं। वो खत आप पढ़े तो असल में उसमें ये कहा गया है कि जिस साहब के नाम खत है, मैं भी एहतियात से बोलता हूँ और सबको पता है कि साहब के नाम खत है, उन्हें कहा है कि आपने झूठ बोला। ये चीज जस्टिस के मुतालिक कहा गया और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो बातें हुई हैं उनके बारे में क्लैरिटी क्रिएट की गई है और उसमें ये देखिए ये बातें इस नहज तक पहुंच जाए ना कि 2 मौजूद जजेस साहब कह रहे हो कि आपने जब तकरीर की हम आपके दाएं बाएं बैठे थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले, वरना हम वहां पर भी तमाशा कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले कि हमें अदालत का वक़ार और एहतराम अजीज था। बिल्कुल ठीक। तो ये मामला तो बहुत खराब हो गए हैं और यही वो मामला है जो अब बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, जिसकी वजह से खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अदालतों के अंदर इख्तलाफात भी जारी। बिल्कुल ठीक है सर। मरियम नवाज साहबा के हवाले में हमेशा बात की जाती है कि मरियम नवाज जो हैं हुकूमत से इख्तिलाफ भी कर रही हैं, महंगाई के मामले में भी, ये भी क्या अभी ये राइट मतलब सही वक्त नहीं है कि मरियम नवाज हुकूमत के किसी मामले में या किसी जगह पे जंप करे और उनसे कुछ लिया जाए? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और कब कोई इलेक्शन आ जाए तो तकरीरें वगैरह, इसके अलावा अभी तक उनके लिए कोई काम नहीं है। ये इनके अपने अंदर की डिबेट है और बदकिस्मती ये है मुस्लिम लीग नून की वोट दिलवाने वाले कोई और होते हैं, उस वोट दिलवाने वालों की बातों से फायदा उठाने वाले कोई और लोग होते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2 लोग हैं जो वोट दिलवा सकते हैं, नून लीग को जितवा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी डिसीजन मेकिंग में अहमियत नहीं होगी, वो फैसले नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में वो वोट दिलवाने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो उनकी ये तो पावर की खेल है ना सारा पॉलिटिक्स। तो अगर उनकी पॉलिटिकल अहमियत नहीं होगी तो फिर वो आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए, और मरियम नवाज ने उसकी तरफ इशारा भी किया कि एक पार्टी की हाई कमान होनी चाहिए, उसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं होना, जो पार्टी के डिसीजन करे जो हुकूमत से ऊपर के लेवल की बात है, तो उस पे मरियम नवाज का इख्तियार होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये कंफ्यूजन चलता रहेगा और इसका नून लीग को बहुत नुकसान।
बहुत नुकसान होगा। आखिरी सवाल, जब भी बात करते हैं, नवाज साहब की बात करते हैं, मुल्क कहाँ चला गया, मुल्क के लिए मियां साहब की क्या खिदमात है, ये वो है, लेकिन उस मुल्क के इतनी सारी जो खिदमात है ना, वो बगैर इकोनॉमी को ठीक किए हो नहीं सकती। मौजूदा 3 महीने गुजर गए, महंगाई का जिन और बहुत सारी दूसरी चीजें जो हैं, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को शायद बड़े डैमेज उठाने पड़े इस वजह से, ये जो मुश्किल फैसले हैं। डार साहब कितनी अहमियत का हामिल है डार साहब का इस हुकूमत में जल्द अज जल्द शामिल होना, मशवरे देने के बजाय प्रैक्टिकली इस हुकूमत के साथ खड़े होकर कुछ करने का? बहुत अच्छा सवाल किया, मुख्तसर से इसका जवाब दूंगा, और वो जवाब मेरे ख्याल में तशफ़ी करेगा। इसहाक डार एक ऐसा आदमी है कि जो मुश्किलात से आजकल अवाम गुजर रहे हैं, हुकूमत को कोस रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, झोलियां उठा उठा कर, इसहाक डार इस सूरत हाल को 10 दिन में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। और उन्हें सहूलतें क्रिएट भी करना आती है, उन्हें बयानिए पर भी बात करनी आती है, उन्हें अवाम की फलाह का भी ख्याल है। वो सिर्फ नंबर्स के आदमी नहीं है, उन्हें सियासत की भी समझ है और इंसानी कदरों और पाकिस्तान के अवाम का भी ख्याल है। 10 दिन आप इसहाक डार को दें, फर्ज कीजिए, मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, फर्ज कीजिए कि 3 माह के लिए पूरे पाकिस्तान को बिजली फ्री हो जाए, बयानिया बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। फर्ज कीजिए कि पेट्रोल की कीमत जो है 250 से 100 रुपए आ जाए, बयानिया बदल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बदल जाएगा। फर्ज कीजिए कि जो डॉलर जो पता नहीं 250 हो गया है, वो 90 रुपए का हो जाए, बयानिया बदल जाएगा कि नहीं बदल? और ये कैपेबिलिटी इस आपका है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सब कुछ करके दिखाया है, चैलेंजेस कबूल किए हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं होंगे तो शायद ये करना नामुमकिन होगा। बहुत अमर भाई, आर्मी चीफ की इमरान खान से एक और मुलाकात का तज़किरा चल रहा है। पहले सुना था कि मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में हुई है, और उसके बाद एक दूसरी मुलाकात के हवाले से भी चीजें चल रही हैं। इस्लामाबाद में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या खबरें हैं? मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे सकता हूं, और मैं इसमें बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन, गलत फहमियां, गलत इंफॉर्मेशन जाने फीड की जा रही है या लोगों तक पहुंच नहीं रही, लेकिन बहुत सारी गलत बातें हो रही हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। आई एम वेरी ग्लैड। मुझे जाहिर है नहीं पता था कि आपने पहला सवाल क्या करना है, लेकिन ये पहला सवाल ही इस वक्त का सबसे अहम सवाल है, और इसके बारे में बात करना, क्लैरिफाई करना चीजों को बहुत जरूरी। 2-3 बातें इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर। पहली बात उन्होंने ये की कि इलेक्शन की डेट के हवाले से कोई कह रहा था कि अगले महीने हो रहे हैं, कोई कह रहा था जी कि नवंबर में हो जाएंगे, कोई इंटरिम सेटअप बनेगा, इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाया जाएगा ताकि वो जो है चीफ अनाउंस कर सके। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन अगस्त 2023 में। दूसरा, उन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए पहले कोई पेपर, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई चीज ऐसी होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कार्रवाई नहीं आई, ना ही इस पे कोई पेपर वर्क हो रहा है। इसका मतलब ये है कि और ISPR की स्टेटमेंट मौजूद है, इसमें उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो, जनरल बाजवा ने कहा, हम तो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी वाज़ेह हो गई है, और इसका मतलब है कि एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं। तीसरी, उन्होंने कहा कि 4 दफा चीफ लगाया नवाज शरीफ ने, और एक अब दफा लगाएंगे शहबाज शरीफ साहब। तो ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, वो फैसला करेंगे, और इमरान खान चाहे जितना मर्जी तड़पता फिरे, उसके ऊपर किसी को इतना एतबार नहीं है कि वो इतना अहम फैसला कर सके। और ये उन्होंने, ये तो एक साइड का वजह
थी और उसकी दलील थी कि हुकूमत की तरफ से तो भाई कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने, जो जाहिर है अगर हुकूमत कल इलेक्शन कराने या जैसे इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि अगले 12 घंटे में इलेक्शन हो जाए, तो वो मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात नहीं करते। खालिद साहब ने ये भी बताया है कि शहबाज शरीफ साहब जो ममालिक से विजिट करके आए हैं, उसमें सबसे अहम बात ये हुई है कि दुनिया के बड़े बड़े सदूर और वज़राए आज़म मौजूद थे। हर शख्स ने पहला सवाल उनसे ये किया कि नवाज शरीफ कैसे हैं, और उनके साथ दौरे में माजी में जो नवाज शरीफ के साथ उनके सिफारती और खारजी ताल्लुकात रहे, उस पर बहस की गई और उस पर बात की गई। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ दुनिया की नजर में अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, तहरीक इंसाफ की नजर में हो या ना हो। फिर सीपैक के रिवाइवल की बात की, इसका मतलब है कि कोई जल्दी नहीं लग रही और कुछ जो है मामलात आगे बढ़ रहे हैं हुकूमत की सतह पर। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमें अंदाजा है, लेकिन 2-3 महीने में हम सिचुएशन ठीक कर। ये तो खालिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। दूसरी तरफ जराए से खबरें, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर बेइंतहा शिद्दत के साथ चल रहा है कि जनाब जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की दूसरी मुलाकात हुई। कुछ लोगों ने कहा जनरल फैज हमीद ने ये मुलाकात करवाई, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो जनरल फैज हमीद ड्राइव करके लेके गए और मामला तय हो गए, एक्सटेंशन पे एक बात हो गई और हुकूमत जो है अगले चंद दिनों में चली जाएगी, अक्टूबर में चली जाएगी और इलेक्शन का अनाउंस हो जाएगा। अब इसके बारे में जो असल इंफॉर्मेशन है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो सुनिए। पहली मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 25-30 दिन पहले। ये सदर आरिफ अलवी के कहने पर हुई थी, उन्होंने मीडिएट करवाई थी। आरिफ अलवी पहले पिंडी गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और सदर जो मर्जी सदर हो, लेकिन वो इतना बड़ा आईनी होता है, अगर वो आर्मी चीफ को या वजीर आजम को या किसी को बुलाए तो उसे जाना पड़ता है। ठीक, तो ये नहीं है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की या जनरल बाजवा की अपनी इंटरेस्ट मौजूद था या उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया। ये रिक्वेस्ट सदर पाकिस्तान की तरफ से आई थी और वो मुलाकात हुई, और वो मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी और वो मुलाकात एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर भी की गई और ये जो है एक तरह से ब्राइब करने की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोशिश की गई कि तुसी साडे काम करो, असि तुहाडे काम। तो ये सिचुएशन वहां पर हुई। कुछ लोगों का ख्याल है, अब इसके बारे में हतमी खबर नहीं है मेरे पास, कि ये मीटिंग 3.5 मिनट जारी रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मीटिंग 10 मिनट जारी रही। लेकिन जिस बात पर सब मुत्तफिक हैं वो ये है कि इट एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। और जाहिर है इमरान खान की जिस तरह हुकूमत बनाई गई थी, लाडला बनाकर पेश किया गया था, तो वो इमरान खान पर बहुत से लोगों के बहुत से एहसानात, तो उन एहसानात का जो बदला इमरान खान ने दिया है वो इंतहाई तकलीफ दे है, अज़ियतनाक है। कभी चोर कह रहे हैं, कभी गद्दार कह रहे हैं, कभी मीर जाफर, मीर सादिक, कभी उनको ये कह रहे हैं जी कि आपने जो है न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस तरह के अल्फाज खान साहब ने कहे हैं। तो उसके बाद ये तवक्को करना कि ये कोई मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी हो रही है कि आज 2 लोगों के दरमियान लड़ाई हुई और कल वो जो है गले में बाहें डाल के फिरेंगे, इस तरह नहीं होता। तो वो मीटिंग बहुत बुरे तरीके से खत्म, अब्रप्टली खत्म हुई, एंडेड ऑन अ वेरी बैड। दूसरी खबर, दूसरी मुलाकात के हवाले से, दूसरी मुलाकात के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दूसरी मुलाकात हुई। अच्छा जी। हाँ, और ये बात गलत है कि वो मुलाकात जनरल फैज हमीद ने करवाई। इस मुलाकात को तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर गए हैं। पहली मुलाकात को 20 से 25 दिन गुजर, 25 से 30 दिन गुजर गए।
मेरे पास कुछ वक्त हुआ तो मैं कोशिश करूंगा 6-7 बजे तक आपको एग्जैक्ट डेट्स भी बता दूं कि कब मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात का जनरल फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं था और उसमें जो है ये दोबारा सदर पाकिस्तान की दरखास्त पर हुई थी। कोई उन्हें ड्राइव करके जनरल फैज हमीद नहीं लेके गए थे। ये मीडिया पर गलत खबरें चल रही और वो जनाब प्रेसिडेंट साहब ने दोबारा मीडिएट किया था, दोबारा ख्वाहिश किया, इजहार किया था और वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये किसी सेफ हाउस वगैरह में जो चल रहा है, किसी सेफ हाउस में मुलाकात हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी। दोबारा दूसरी मुलाकात भी? हाँ, इस मुलाकात का दौरानिया पहली मुलाकात से ज्यादा था। ये मुलाकात तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जारी रही। ठीक है, पहली मुलाकात हमने सुना 3.5 से 10 मिनट की बात कर रहे हैं, ये 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन की ऑफर की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी नौबत ही नहीं है। हो सकता है कि मौका मिलता तो वो उन्हें एक्सटेंशन की ऑफर करते, लेकिन वो जिस नहज पर गुफ्तगू हो रही थी, जिस लेवल की गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह के इख्तलाफात और इख्तलाफी नकात जो हैं वो सामने आ रहे थे, उसमें एक्सटेंशन की बात हो ही नहीं पाई। इमरान खान साहब क्या चाह रहे थे? इमरान खान साहब इस मुलाकात में चाह रहे थे कि फौज इस हुकूमत का तख्ता उलटकर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए। फौज मुझे अपनी करप्शन, मेरे खिलाफ जो करप्शन के नाअहली के केसेस हैं उनसे बचाए। फौज उनको दोबारा गोद में ले ले जैसे माजी में उनके साथ रवैया रखा जाता रहा है। ये 3 बातें बुनियादी तौर पे, इसके तीनों बातों के बड़े वाज़ेह क्लियर जवाब दिए गए। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन फौज ने नहीं करवाना, माजी में करवाती रही है या इंटरवीन करती रही है तो वो गलत करती रही है, ये बता दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने कराना है और वो हुकूमत की आईनी मुद्दत पर या हुकूमत और अपोजिशन के मामला पर है। अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ बैठे और बैठ के डिसाइड करें कि ये अगले 3 माह बाद इलेक्शन होंगे, वो डिसाइड कर सकते हैं। अब फौज का इसमें कोई रोल नहीं रहा, कोई किरदार नहीं। इमरान खान की नाअहली के केसेस जो है वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि ये नैब का, अदलिया का मामला है। माजी में फौज ने इन तरह के मामलात में सियासतदानों के खिलाफ इंटरवीन किया, गलती की और अब हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं। तो हुकूमत जाने और नैब जाने और अदालतें जाने। नाअहली के जो केसेस हैं उन्होंने कहा जी कि हम अगर न्यूट्रल हो गए हैं तो कुछ जिम्मेदारी अदालतों पर भी पड़ती है। अदालतों को कोई प्रेशराइज नहीं कर, और आपने देखा है कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे होते और नवाज शरीफ के हक में कर रहे होते तो ये 10 दिन ये सारे एमपीएस जो है ना पंजाब के, हमजा शहबाज के घर जाकर हलफ उठा के, तो वो नहीं कर रहे। वो अगर करना चाहते तो वो करते थे। और या फिर जो पंजाब वाला केस था वो वाला, या इमरान खान की नाअहली वाला, या तौहीन अदालत वाला, इंसदाद दहशतगर्दी वाला, वो जो है अब जो वो उनके अपने मामलात है, हम उसमें मदाखलत नहीं कर रहे। अब बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट अब कुछ नहीं करती, वो न्यूट्रल होने में ही आफियत जान। तो इमरान खान को उस तरह सजाएं क्यों नहीं मिल रही जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी मुस्लिम लीग के रहनुमा और पीडीएम के रहनुमा फरियाल तालपुर और इन सब लोगों को दिए गए, तो क्यों नहीं कर रहा?
दो बातें आपस में मिलाएं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का कोच जो है वो इमरान खान को गलत मशवरे दे रहा है, या उन्होंने कोच की बात की, एग्जैक्ट वर्ड मुझे सही याद नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि लाडले को अब भी कुछ क्वार्टर से तहफ्फुज़ दिया जा रहा है, ये बातें उन्होंने की हैं। और दूसरी जानिब हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, वो अपना किसी किस्म की इंटरफेरेंस पे तैयार नहीं है। इमरान खान है डैमेज देम अ लॉट। तो फिर एक ख्वाजा आसिफ ने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया जी कि भाई, उनसे ये सवाल किया कि भाई लाडले को तहफ्फुज़ कौन दे रहा है, क्या कुछ क्वार्टर्स की जानिब से इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को तहफ्फुज़ दे रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं? तो उन्होंने इसका बड़ा अजीब जवाब दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर उस पर गौर करने से पता चला कि असल मसला क्या है। अच्छा, लाडले के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ क्या जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ जवाब दे रहे हैं कि असल में अदालतों का पुराने फैसले उनके सोर्स होते। ख्वाजा आसिफ साहब की असेंबली में तकरीरें याद करें, अगर वो बातें कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनमें एबिलिटी, डरते डरते कोई नहीं है। तो वो जो है, लेकिन उन्होंने जिम्मा एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं डाला। उन्होंने ये कहा कि अदालतें के फैसले उनका सोर्स होते हैं, अगर कोई अपनी बुनियाद से ही हट जाए तो हम क्या करें। इसका मतलब है इन सारी गुफ्तगू से, दूसरी मीटिंग के हवाले से, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इमरान खान को अब तहफ्फुज़ देने वाला इदारा नहीं है, फौज नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अब उनको तहफ्फुज़ अदालतों की तरफ से मिल रहा है। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, और इस हवाले से एनी अदर क्वेश्चन मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी मैंने पूरी बात सुनी, इसमें बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब भी मुझे मिल गए, लेकिन यहाँ पे आपकी बात से बिल्कुल मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। ये दो मुलाकातों के हवाले के बाद सीनियर सहाफी हैं मजहर अब्बास साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान की वापसी का सफर शुरू हो चुका है, डील फाइनल है, इलेक्शन मतलब कि इलेक्शन इसी साल में होंगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो अहम फैसले हैं वो अब इमरान खान साहब करेंगे। आपकी तमाम बातों के उल्ट बातें हैं, सीनियर सहाफी हैं, किस बेस पे ये वो बातें कर रहे हैं, या ये चीजें करने से क्या थ्योरी कायम करने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, मैं मजहर साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनका नाम लेकर ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन मजहर साहब नहीं, इसके अलावा 10 और लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। लेट्स नॉट टेक नेम्स, ठीक, और हम ओवरऑल बात करते हैं। ये एक ख्वाहिश बेची जा रही है, एक फैंटेसी क्रिएट की जा रही है, और इसमें इमरान खान साहब सरे फहरिस्त है। वो इमरान खान के मुंह खोल के उसके अंदर जबरदस्ती लफ्ज डालना चाह रहे हैं कि तो फिर खान साहब आपने एक्सटेंशन का कहा ना, तो खान साहब फिर आप अमनो अमान पर आमादा हो गए ना, खान साहब आपने हाथ में जैतून की शाख पकड़ ली ना, खान साहब आपके हाथ में अमन की फाख्ता आ गई ना। तो ये इस तरह की चीजें जो है, ये एक फैंटेसी क्रिएट करने की जा रही है, और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों ऐसा होता है? लोग क्यों मिसगाइड होते हैं? सीनियर लोग हैं, कुछ जूनियर लोग नहीं। पीटीआई का सोशल मीडिया इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो झूठ को सच बना देता है, और वही ये हो रहा है। उन्होंने क्या कुछ कह दिया। असल सूरत हाल इन मुलाकातों के हवाले से मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी, और यही मामलात हैं, और ये मामलात कोई भी कहे इमरान खान के दोबारा हाथ में आने वाले नहीं है, बल्कि उनकी आने वाले दिनों में सख्ती आने वाली। मैं एग्री भी करता हूं कि जितनी गालियां नाम लेके कहता हूं जनरल बाजवा को, मेरे ख्याल में पीटीआई के सोशल मीडिया ने निकाली हैं, वो लाखों की तादाद में नहीं, अगर हिसाब लगाया तो शायद करोड़ों की तादाद में वो गालियां, और उन गालियों के बाद भी वो इमरान खान साहब से हाथ मिलाते हैं।
चाहे मुल्क का जितना भी वसीतर मफाद हो, तो बड़ी हिम्मत होगी बाजवा साहब की। अच्छा सर, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है सोशल मीडिया पे, देखें कल इसहाक डार साहब ने भी कहा कि इस मुल्क का मामला इस वक्त, या इस मुल्क का इशू इस वक्त एक्सटेंशन नहीं है और नहीं होना चाहिए, वो वक्त आने पर तय होगा। मुल्क का मसला इस वक्त कुछ और है, मैशियत है और बहुत सारे दूसरे मामले हैं। लेकिन क्योंकि ये मुल्क के लोग ऐसे हैं, आपको पता रेलवे फाटक अगर बंद भी कर दिया जाए ना, तो मोटरसाइकिल इधर उधर से निकाल के ले जाते हैं। ये वाली कौम से हमारा ताल्लुक है। बड़ा वाजिया तौर पे कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISPR ने, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो एक आध ISPR इस किस्म का बयान और नहीं दे सकते कि फैसला हो चुका हुआ है, एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी, कौम का वक्त जाया ना जाए, ताकि मजीद कौम को जरा एक दफा खुल के पता लग जाए दोबारा। देखिए, 2-3 बातें आपके सवाल के अंदर। जी पहली बात तो ये है कि ISPR क्यों नहीं स्टेटमेंट देती। जी दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं जल्दी अनाउंस कर देते, ठीक या है। सारा मसला जी ही खत्म जी करें। जी 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 जी। और ये बिल्कुल ये नेचुरल शहबाज, सवाल अच्छा ये शहबाज साहब कर सकते हैं पहले अनाउंस 2 महीने पहले? भाई, वजीर आजम बहुत ताकतवर आदमी होता है आईनी तौर पर। हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन आईनी तौर वो 6 महीने पहले कर सकता है। जो मर्जी करे भाई, वो किसी को उतार के, अभी किसी को उतार के किसी और को लगाना चाहे तो ये उसके लिए 1 मिनट की बात है आईनी तौर पे। आईनी तौर पर लेकिन हाँ, आईनी तौर पे आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई इतना आइन शाइन। अच्छा, मेरे ख्याल में ISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेट दे दी है कि दिल बाजवा एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड है। अब जो PTI का सोशल मीडिया शोर मचा रहा है, तो क्या उन्हें दोबारा स्टेटमेंट देनी चाहिए? देखिए, ISPR बहुत बावकार इदारा है, वो इस तरह नहीं कर सकता कि अच्छा फर्ज करें कि वो दूसरी दफा कह देते हैं जी कि नहीं, हमने नहीं लेनी एक्सटेंशन। आपके ख्याल में ये जो तहरीके इंसाफ के मतवाले जयाले हैं, इन्हें उससे ठंड पड़ जाएगी? नहीं, ये कुछ और चीज, कोई और झूठ बोल देंगे। नहीं नहीं, ये दूसरी दफा जो कही है, इसका मतलब है कि नहीं, वो जो है असल में एक्सटेंशन लेना चाहते। तो हमें वो चीजें देखनी है जो रिकॉर्ड के ऊपर। रिकॉर्ड क्या हमें बता रहा है? ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि एक्सटेंशन नहीं ले। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब नवंबर में डिसाइड करेंगे, नवंबर में ही करना चाहिए। मतलब अगर आप PTI के सोशल मीडिया से पैनिक होकर डिसीजन करने लगे हैं, तो फिर ये आपकी काम क्या है? फिर तो आप हुकूमत नहीं कर सकते। रिलैक्स करें, चिल करें, जो मर्जी करें। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं, अब लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, क्या होगा। फर्ज कीजिए वो 50 लाख लोग ले आते हैं पार्लियामेंट पे, PTV पे, अदालतों पे, हर चीज के ऊपर उनके बंदे बैठ के तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। क्या इससे मुल्क का वजीर आजम तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो जो वजीर आजम आईनी तौर पे है, वो वजीर आजम ही रहेगा, चाहे जत्थे के जत्थे पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर दें। आइन के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ही रहेंगे। तो वो उन्हें बात नहीं, असल में ना उन्हें आइन कानून की बात समझ ही नहीं आती, या वो समझना ही नहीं चाहते। आधा सच बोलते हैं और आधा सच। मैंने ना, अगर थोड़ा सा वक्त है तो मेरा साहब, मैं एक चीज पे बहुत अरसे से बात करना चाहता हूँ, और मुझे आपके शो में मौका मिला और हम यहाँ पर हम तफसील से बात कर सकते हैं। PTI का सोशल मीडिया क्यों पॉपुलर है? नौजवानों, 18 से 25 साल के नौजवान क्यों उससे इन्फ्लुएंस होते हैं? क्यों जो है लोगों की शैलो नॉलेज, अफवाहों के ऊपर लोग यकीन करना शुरू करते हैं? ये बड़ा संजीदा मौजू है, इस पर तफसील से बात करनी चाहिए। और मैं कोई हतमी राय नहीं रखता, लेकिन मेरा अंदाजा है और जो मैंने इनके सोशल मीडिया से सीखा है, वो आपको बता देता हूं कि ये सब कुछ क्यों है। पाकिस्तान में लोगों को आधे सच की आदत डाली गई, और मैं चूंकि टॉक शोज में जाता हूं तो मैं लोगों की से बात करता हूँ, और ज्यादातर लोग नवाज शरीफ मुखालिफ और
इमरान खान के हक में होते हैं, तो वो जो है आधे सच पर लोगों को कंफ्यूज करते, जैसे तारीख को मस्त कर देते हैं और वो इतनी दफा करते हैं लोग समझते हैं कि वही सच है। अब देखिए, मैं एक टॉक शो में था, उसमें मैंने कहा जी कि इमरान खान ने जितनी बदजुबानी की, जितनी दूसरी सियासी क़यादतों के खिलाफ बदतमीजी की, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और पीटीआई के फेवर करने वाले तजियाकार बैठे, उन्होंने फौरन जवाब दिया और हर पीटीआई वाले के जहन में जवाब आता कि नहीं, आज से 30 साल पहले जो नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ किया था और वो आपको याद नहीं है। अच्छा, ये आधा सच, आधे लोग कन्विंस हो जाते हैं इस आधे सच, रियलिटी की तरफ नहीं जाते, शैलो नॉलेज की तरफ जाते हैं, डीप थिंकिंग की तरफ नहीं जाते। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है, नवाज शरीफ ने जो बेनजीर के खिलाफ कैंपेन की थी वो गलत थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख बता रही है। नवाज शरीफ ने खुद उस गलती को तस्लीम की और जो पार्टियां दस्तों गिरेबान थी, आपस में एक दूसरे पे फाइलें खुलवा रही थी, बड़ी बुरी जुबान इस्तेमाल हो रही थी जो गलत थी, उसके बाद वो पार्टियां इकट्ठी बैठी, उन्होंने मीसाके जमहूरियत किया और उसके बाद वो पार्टियां एक दूसरे के साथ ताउन भी करती रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर सबसे पहले जो सियासी लीडर पहुंचा था वो नवाज शरीफ था। बेशक ये पूरा सच है। अगर आप सिर्फ इतनी बात पे रहेंगे कि 30 साल पहले, दूसरा, हर बात पे 30 साल पहले कह देना मुनासिब नहीं होगा। अगर आपने 30 साल पुरानी बात करनी है और आज की गाली को के लिए ये दलील देनी है कि 30 साल पहले एक शख्स ने गाली दी थी, तो इसका मतलब है कि जहनी नशोनुमा तो आपकी भी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। आप भी आज की गाली को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं पहले भी ऐसा हुआ। तो ये इस तरह का आधा सच बोल के लोगों के जहनों को पामाल करते हैं और उसकी रीजन ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को सोचने ही नहीं देता। हमारी तारीख की किताबें, हमारा मुताला पाकिस्तान लोगों तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन ही नहीं होने देता। नवाज शरीफ ने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो बड़ा सुना होगा। ओ भाई, नवाज शरीफ ने जिस तरह बुरहान वानी का केस पकड़ा था, उस तरह उसकी प्रोपेगेशन, उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम कश्मीर के मसले की किसी और ने नहीं। बिल्कुल ठीक। कश्मीर के मसले को बेचा गया है तो इमरान खान साहब ने बेचा, लेकिन बस एक चीज चला दी गई, ये चोर डाकू। अच्छा, ये भी बड़ा, ये बातें करना मुझे बहुत जरूरी है संदेला साहब। देखिए, ये कि नवाज शरीफ, आज़ाद जरदारी, चोर डाकू, ये सुना ही होगा आपने, हर तरफ यही बात होती है। ये उनके ऊपर इल्जामात लगे, यहां तक ये बात बिल्कुल उनके ऊपर इल्जामात लगे, ये आधा सच बेच के फारिग हो जाते हैं। नहीं, बड़ी करप्शन। सही खबर क्या है, आज तक एक पाई की करप्शन नवाज शरीफ पर साबित नहीं। कोई अदालत फैसला नहीं कर सकी, जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर 9 साल के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सके, एक पैसा भी साबित नहीं कर सके। ये पूरा सच। तो इनकी जो मीडिया स्ट्रेटजी है, इनके जो लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों को पूरा सच पता है, आधे सच पे, और इसको सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेट होना चाहिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग पूरी तरह नाकाम। तो वो अगर दुरुस्त सच बताएंगे, दुरुस्त तारीख बताएंगे, तो लोगों को बात समझ आएगी। ये अधकचरी नॉलेज जो है, ये बहुत खतरनाक होती है और इससे नौजवान जहन पामाल होते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये कैसे मैं इस नतीजे पे पहुंचा। इसलिए कि एक जमाना था जब मेरी भी यही एज थी, 18 से 25 साल।
मैं भी इसी स्कूल सिस्टम का पढ़ा था, टाटो वाले स्कूल का मैं पढ़ा हुआ हूँ। और हमने भी वही मुताला पाकिस्तान पढ़ा था, हम भी बहुत इमोशनल से हुआ करते थे। और उसके बाद जब जिंदगी ने मौका दिया, कुछ ममालिक का सफर किया, कुछ पाकिस्तान के अलावा कुछ किताबें पढ़ी, तो फिर अंदाजा हुआ कि हकीकत वो नहीं है जो हमें दिखाई जा रही, जो हमारी खोपड़ियों के अंदर ठोक ठोक के डाली जा रही। हकीकत कुछ और है। उस एज के अंदर हमें भी वही बात नहीं समझ आई। उस एज में हम भी ज़ियाउल हक को मर्दे मोमिन मर्दे हक समझा करते थे, और मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान ये समझता था। इसलिए कि एक पीटीवी होता था, अखबारात सेंसर होते थे, सोशल मीडिया होता नहीं था। बीबीसी का एक प्रोग्राम पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की मर्जी से चलता था, तो हमारे पास कहां से इंफॉर्मेशन आनी? हम यही समझते थे जो पीटीवी पे आता है, जो अखबारात में आता है, वही हमारे लिए हकीकत होता था। तो थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा कुछ मुल्कों का सफर कर लें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये आधा सच बेचने वाले ये बड़े खतरनाक लोग, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। तो इस पे इन्हें सोचना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की है, वो नादान दोस्त और अक्लमंद दुश्मन वाली बात है ना सर, कि आधा सच जो है वो झूठ से भी खतरनाक होता है। अच्छा, मेरा सवाल तो अगला कुछ और था, लेकिन आपने यहाँ बड़ी दरमियान में खूबसूरत बात की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के। एक तस्वीर थी, उस पर बड़ा खूबसूरत मैंने एक वीलॉग देखा, नाम ना लो तो बड़ी ज्यादती होगी, मंसूर अली खान का, वो शबाश साहब की जो तस्वीर लगा के उन्होंने किया। पाकिस्तान में 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आई है, हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, 1% का क्रेडिट मुझे नजर नहीं आ रहा हुकूमत ले रही हो। अगर यही टीम इमरान खान साहब के दौर में आई होती, तो जरा 2 मिनट में मुवाजना कर सकते हैं कि क्या फर्क है पीएमएलएन के सोशल मीडिया या पीएमएलएन की हुकूमत या पीएमएलएन का डिजिटल मीडिया और इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर ये टीम आई होती तो अब तक क्या क़यामतें आ चुकी थी इस मुल्क में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो टीम आना तो कंपैरेटिवली छोटी बात। ठीक, शहबाज शरीफ साहब दुनिया के सरबराहान और उस तरफ में आऊंगा, वो वो मेरा एक अलग से सेगमेंट है, उसमें आऊंगा मैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उस वक्त कोई तस्वीर उनकी इमरान खान तस्वीर साहब, आपने देखी है? ठीक, हाँ, इमरान खान की किसी बैरून मुल्क में जाने के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर से 3 सेकंड की एक फुटेज आ जाती थी हाथ में लाते हुए, तो यहाँ पर जो तहरीके इंसाफ वाले हैं ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते। तो ये इतना बड़ा मामला हुआ है, तो इसकी तरफ नहीं। अब बाकी बातें इसमें अगले सवाल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये इंग्लैंड की टीम आना हमेशा वो पाकिस्तान में कोई टीम आए तो बड़ी इज्जत की बात होती है। और इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह माजी में हमारे साथ सलूक रवा रखा है वो बड़ा शर्मनाक रहा है, और इमरान खान साहब के दौर में ही रखा है। अब वो आ रही है और आ चुकी है, उसकी प्रोपेगेशन क्या है, उसका बयानिया क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके पॉलिटिकली रिपरकशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में नून लीग बिल्कुल कासिर है, उन्हें कुछ समझ नहीं है। वो देखिए ये काम भी अच्छा करते हैं, डिलीवरी भी अच्छी है, लेकिन इनकी सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया क्या है इनका? मरियम नवाज और वॉलंटियर्स जैसे आप जैसे लोग, वो मरियम नवाज की और मरियम नवाज का पुल है मौजूद, लेकिन क्या एक खातून उस बहीमाना सोशल मीडिया का मुकाबला कर सकती है जहां 6 करोड़ रुपया पर डे यानी 1 अरब 80 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च हो रहा है? उसका मुकाबला सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट से हो सकता है? नहीं हो सकता। दे डोंट हैव एनी। और सोशल मीडिया तो दूर की बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रेटजी कितनी गलत है। अभी देखिए पीटीवी पे क्या किया इन्होंने जालिमों, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, इमरान खान के कुछ व्यूज दिखाए जो मजहब के हवाले, उसका नेगेटिव असर हुआ। जी, नहीं दिखाने चाहिए।
भाई किसी को मुसलमान या काफिर साबित करना पीटीवी का काम है? हेडलाइन गलत थी बिल्कुल उसकी। नहीं। और वो आप उसको हेडलाइन की देखें, मैं आप खैर अब मुझे कहने दीजिए, आपके सामने मैं बात कर सकता हूं। आप शहबाज शरीफ के सारे खिताब जो उन्होंने कौम से अब तक किए वो निकाल के देखें, उसका इम्पैक्ट, प्रोडक्शन का मामला है ना, इम्पैक्ट जीरो है। कैमरा टेढ़ा लगा, एक कैमरा लगना है, कैमरा टेढ़ा लगा हुआ, पीछे झंडा, कभी कायदन की तस्वीर आसमान पे लगाई है, कभी फ्रेम ही सही नहीं बना, एक फ्रेम। और पीटीवी सारी उम्र काम ही यही करता रहा। आप इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो जो कौम से खिताब कर रहे होते हैं, 2 झंडे लगे होते हैं, वो एनिमेशन है, ये ग्राफिक, उसके अंदर वो पता चलता है कि इतनी छोटी सी बात, प्राइम मिनिस्टर का खिताब ये सही तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपके ख्याल में ये सोशल मीडिया के चैलेंज का मुकाबला कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये खुशकिस्मत लोग हैं और ये डिलीवर करते हैं। 2 बातें। पहली बात ये है कि लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेलौस होकर करते हैं, बगैर किसी वजह के करते हैं, ये भी याद है, बस वो लोगों को पसंद है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर डिलीवर भी किया, हमेशा डिलीवर किया। कोई प्रोजेक्ट बता दें पाकिस्तान का बड़ा जो नवाज शरीफ ने ना शुरू किया, जब से नवाज शरीफ सियासत में है। मोटरवे बनती हैं इनके दौर में, एयरपोर्ट बनते हैं इनके दौर में, अस्पताल बनते हैं इनके दौर में, तरक्याती प्रोजेक्ट लगते हैं इनके दौर में, लोड शेडिंग खत्म होती है इनके दौर में। लेकिन ये अपनी खिदमत को, अपनी प्रोडक्टिविटी को सेल करने में नाकाम रहते हैं। और होता ये है कि जब ये हुकूमतों में आते हैं तो किसी अपने चाचे मामे को, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को सोशल मीडिया ऐड बना दिया, जिसका जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सोशल मीडिया का, लेकिन चूंकि वो आपका जानने वाला है तो आपने बना दिया। सोशल मीडिया का हेड किसे होना चाहिए? आपको या मुझे? नहीं, हमें भी नहीं होना चाहिए, हम हो ही नहीं सकते। ये वो आदमी जिसने इसके ऊपर रिसर्च की हो, को पीएचडी की हो, जिसे ट्रेंड का, एल्गोरिथम्स का और इस तरह की कैंपेनिंग का तजुर्बा हो। गूगल वो जो है द ग्रेट हैक मूवी देख लीजिए, तो वो ट्रंप की कैंपेन किस तरह चलाई थी, हर आदमी के जहन तक वो किस तरह पहुंचे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर, सबको किस तरह यूज किया गया था, 360 का कॉन्सेप्ट किस तरह क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, ये इसी तरह मार खाते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वही एंकर जो 5 साल इनकी धज्जियां उड़ाता रहा, ठीक, वो आज कहता है कि नहीं यार थोड़ी सी कोई गलती हो गई हमसे। ये भंगड़े डाल नहीं थकते, कहते वाह जी वाह कितना अच्छा हो गया। देखिए जी, आपकी बात मकाफात अमल शुरू। ओ भाई ये मकाफात अमल नहीं है, कल को इसने फिर 5 साल आपके खिलाफ कैंपेन चलाने, फिर वही करना, बिल्कुल ठीक। तो हाँ, तो ये इस पे ना इन्हें संजीदगी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मरीम नवाज का पुल सिर्फ काफी नहीं है ये, और ये साइंसी बुनियादों पर हुई, ये चाचे मामे के रिश्तेदारों के बच्चों के हवाले से नहीं होनी। मतलब और दूसरा ये है कि, और मैंने सुना है कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया को हेड करते हैं उनकी 45 लाख रुपया तनख्वाह नहीं है। और वो अमर भाई, वो अगर हुआ है ना तो ज्यादा नहीं है, वो प्रोफेशनल है। उससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया हेड करता था, और इमरान खान ने उसको इस जॉब के लिए रखा हुआ है कि वो इमरान खान का दीवाना नहीं है। 45 लाख तनख्वाह अगर उसकी है ना, तो वो अपने काम की लेता है, वो चाचा बाबे ताए का बेटा नहीं है और अगर उसको देखा जाए तो उसने डिलीवर भी किया है जी। 1 मिनट के लिए आप उस शख्स को और पीटीआई के सोशल मीडिया को मौजूदा सियासत से निकाल दें, पीटीआई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो 45 लाख रुपया हुकूमतों के लिए इतना बड़ा पैसा है, इतना बड़ा पैसा है कि वो अपनी सियासत में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और कुछ नहीं डिलीवर करेंगे।
तो ये काफी अहम और मैं आपको बताऊं इसमें ना जितना मैं जानता हूं PMLN को डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन है कि ये डिसीजन कौन करेगा, बिल्ली की गले में सोशल मीडिया पे नैरेटिव कौन बनाएगा। क्या मरीम नवाज बनाएंगी, क्या शहबाज शरीफ बनाएंगे, क्या इमरान खान आकर वो नवाज शरीफ आकर बात करेंगे तो कोई नैरेटिव बनेगा, क्या मरियम औरंगजेब इतनी कैपेबल है कि वो इस तरह के नैरेटिव बना सकती। तो ये इसमें कंफ्यूजन डिसीजन मेकिंग और क़यादत के हवाले से कंफ्यूजन बहुत है। ये कंफ्यूजन दूर होगा तो ये मामला ठीक होंगे। एक शख्स को हेड बनाए और मरीम नवाज ने इस हवाले से बात भी की, उनका पार्टी का हेड मुख्तलिफ होना चाहिए, उसका काम बयानियां देना होना चाहिए और हुकूमत मुख्तलिफ चीजें होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमर भी मैंने अभी बस थोड़ा सा वो जो अभी दौरा करके हैं उस पर बात करनी है। जिस दौर में इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता था फेसबुक का या सोशल मीडिया का ना, वो उनके पीछे जो लॉबीज है ना जो उनको चला रही थी या कर रही थी, उनको पता था कि आने वाले 10 साल के बाद सोशल मीडिया ही ताकत है। पहले दिन से राइट जॉब के लिए उन्होंने राइट पर्सन रखा था और उनको पता था, और आज भी उनको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा है। और बदकिस्मती से दूसरी तरफ नहीं पता। अफगानिस्तान में शहबाज शरीफ की मुलाकातों को किस नजर से देखते हैं? रशिया के और चाइना के सदर ने एक तो मुलाकातें की उनसे, और प्लस उनको नवंबर का महीना वैसे ही बड़ा अहम है, नवंबर के महीने में बुला लिया है। चाइना भी जाएंगे और रशिया भी जाएंगे, और साथ में यह भी कहा जाता है कि रशिया के दौरे की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई अलार्मिंग हो सकता है रशिया का दौरा करना? भाई देखिए, जो जितने भी सदूर से मुलाकात हुई है या वज़ीर-ए-आज़म के साथ, किसी ने उस बैनुल अक़वामी साजिश का जिक्र नहीं किया जो हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ वाले लोगों के जहनों में डालते रहे हैं। और इमरान खान पलट जाते हैं, अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं, बेचारे लोग फंसे रहते हैं, नहीं ट्विटर ने साजिश की और ट्रंप ने ये किया ये वो। तो वो तो बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं उनको बड़ी इज्जत से लोग मिले हैं और उसमें रूस के सदर हैं, उसमें चाइना के सदर हैं, प्रेसिडेंट शी हैं, उसमें तुर्की के सदर हैं, उसमें ईरान के सदर हैं, उसमें अच्छा एक और बात जो है कि उन्होंने तो चीन के सदर ने न सिर्फ दावत दी बल्कि CPEC के रिवाइवल की बात भी। उन्होंने कहा कि उन मंसूबों पर, उन प्रोजेक्ट पर, सड़कों पर, फिर बिजली के मंसूबों पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। एहसन इकबाल साहब फरमाया करते थे ये गेम चेंजर मंसूबा है, लेकिन असल में तो इमरान खान गेम चेंजर मंसूबा था ना, जिसने सारी गेम को चेंज कर दिया, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो जो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की पजीराई हुई है वो बहुत जबरदस्त बात है। और अभी वो मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात के लिए भी जा रहे हैं, फिर अमेरिका भी जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का भी दौरा है और फिर वो लंदन भी जाएंगे। और 17 को शायद उन्होंने लंदन जाना है, 18 को आज लंदन जा रहे हैं। आज 17 आज ही है। अच्छा, आज लंदन, कल शायद फिर उनकी मुलाकात है नवाज शरीफ साहब के साथ। सुना है असल में जो चीफ वाला फैसला है ना वो क्यों है, तो जो बाकी जो चीन रूस के सदर ने भी कहा, उसने कोई साजिश का जिक्र नहीं किया। उसने बल्कि ये कहा कि चूंकि हमने हम माजी की तरह यूक्रेन और रूस की जंग में कूद नहीं पड़े, तो उन्होंने हमारी खारजा पॉलिसी की रूस के सदर ने तारीफ की। और गंदम के हवाले से और गैस के हवाले से उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो यही फर्क होता है कि जब कोई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जाता है तो दुनिया उसके साथ इस तरह मामला तय करना चाहती है, और जो कोई सिलेक्टेड जाता है उसकी महराज सिर्फ ये होती है कि एक तस्वीर मिल जाए हाथ में लाते। बिल्कुल ठीक है। आपने भी जिक्र किया कि मियां साहब आज लंदन जाएंगे और कल वो जाहिर है बड़े मियां साहब से मिलेंगे। अहम मुलाकात कही जा रही है जाने से पहले, जाहिर है जाने से पहले कुछ सीख के जाएंगे और कुछ जो देख के आए हैं वो बताएंगे बड़े भाई को।
अहम, सबसे अहम चीज क्या होगी इस दौरे में वहां पे? मियां साहब सुना काफी गर्म है महंगाई वाले मामले पर इस हुकूमत में। नेचुरली देखिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ बिल्कुल भी महंगाई के मामले में इस हुकूमत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत ने महंगाई की है, इन्होंने हमें नुकसान ही पहुंचाया और पहुंचाया है। लेकिन इस और शहबाज शरीफ साहब यही कहेंगे, दो मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात इंपॉर्टेंट नहीं। 27 तारीख के बाद तवक्को है कि मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल जाएगा और मरियम नवाज भी अपने वालिद के पास जाएंगे। तो ये दोनों मीटिंग जो है, और मुझे लगता है वो तो कुछ शिकायतें भी लगाए। अच्छा जी। तो दोनों मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग में होगा, वो एक्सटेंशन के हवाले से होगा। और सारी पीडीएम जानती है कि ये फैसला नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। माजी में उन्होंने कोई दुरुस्त फैसले नहीं किए, ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, वो लगता है कि वो सोच समझकर फैसला करेंगे। मियां साहब का मसला ये है कि मियां साहब कोई भी मामला हो ना, वो सादा सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये आइन की किताब में लिखा है, नहीं लिखा, अच्छा फिर रहने दो, लिखा है चलो फिर कर लेते हैं। तो एक जमाने में कोई एक्सटेंशन का भी मामला था किसी और की, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि यार ये किताब में लिखा है, उन्होंने कहा नहीं लिखा, उनका रहने लगा। तो बिल्कुल आइन के मुताबिक चलने वाले आदमी, अगर उनकी सोच को देखा जाए तो फिर मुझे यूं लगता है कि इसमें एक्सटेंशन के खिलाफ ही बात होगी और एक्सटेंशन ना देने का ही फैसला किया जाएगा जल्दी में। वो कोई डिसीजन नहीं करते। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब की एक आदत और भी आपको बता दूं कि आप उनके पास 10 बंदे पहुंच जाए कि मियां साहब ये अभी करना है, ये मामला बड़े खराब हो गए, अभी डिसीजन करें, अभी फोन करते हैं, अभी पैगाम रिकॉर्ड करा दें। नवाज शरीफ कभी भी नहीं करें। वो इस तरह काम करते ही नहीं। वो जो 10 बंदे उनके इर्द गिर्द पैनिक क्रिएट कर रहे होंगे, वो उनकी बात को सुनेंगे, बड़े तामुल से सुनेंगे, उनको ठंडा ठंडा करके बेचेंगे, फिर उसके मुखालिफ ओपिनियन वाले लोगों से बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और सबकी बातें सुनने के बाद वो फैसला अपना करेंगे। तो उनसे कोई जबरदस्ती फैसला नहीं करा सकता। ये नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब वो जो एक साहब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा अभी इस्तीफा दें, वो कह नहीं मैं तो नहीं दे रहा। और बहुत सारे ऐसे डिसीजन है, जब लोगों ने नवाज शरीफ को पैनिक करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ इंतहाई ठंडे हो जाते हैं। जब उनको कहा जाए नहीं 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 अभी करना है या ये बहुत जरूरी करना है, वो दोस्तों की सुनते हैं, कदरों खानदान वाले लोग हैं, लेकिन करते वो फिर अपनी मर्जी। बिल्कुल ठीक है। मगर भाई ऐसे इतनी बातें आप मियां साहब के बारे में बता रहे हैं और ये बड़ी पॉजिटिव भी हैं, अकड़ जाते हैं, नहीं करते आगे पीछे, लेकिन एक हल्का सा काला सा दाग जो है ना बाजवा साहब की पिछली एक्सटेंशन वाला, वो सोशल मीडिया पे हल्का फुल्का लगता है। वो क्या हकीकत थी, क्या वजह थी कि पीएमएलएन खासतौर पर नवाज शरीफ को मानना पड़ा कि इसमें वोट दें जाके आप? यार फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट सपोर्ट दैट डिसीजन। और बल्कि मरियम नवाज ने भी कुछ हलकों में बात भी की कि ये मेरा फैसला नहीं है। अभी पिछले दिनों जब उन्होंने पेशी पर भी बात की और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने उसूल पर, मैं पहले भी इसके हक में नहीं थी और मैं अपने उसूल पर कायम खड़ी हुई। तो मुझे इसकी मजबूरियों का नहीं पता। और पीएमएलएन के जितने लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, किसी के पास यकीनी और हतमी जवाब नहीं है। उस वक्त जो वोट की इज्जत दो का नैरेटिव था, उससे इस बात को बहरहाल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है सर। पंजाब में सुना है आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं पीछा पीछा हट जाओ, परवेज लेना वहां पे दो हाथ करने ने, और लाहौर में एंट्री उनकी हो चुकी है। तो क्या सिचुएशन है वहां पे? और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे फैसले पंजाब हुकूमत बगैर मरकज में हो नहीं सकते, कर नहीं सकते। अच्छा, दो बातें हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं, क्लियर हो जाए इस बारे में, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। पीपल्स पार्टी का सिंध में सबसे ज्यादा रोल है, पंजाब में बड़ी कोशिशों के बावजूद भी रोल नहीं हो सकता। मनूवरिंग हो सकती है
मनोवरिंग, इधर के बंदे उधर, उधर के बंदे इधर, ये वाली बातें आसिफ जरदारी साहब बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उन्हें पता है कि कोई डील किस तरह करवानी, और डील मैं नेगेटिव वर्ड में नहीं कह रहा, डील से मतलब कि लोगों के दरमियान मामला किस तरह तय करवानी, उसमें आसिफ जरदारी साहब बहुत अच्छे। लेकिन ये समझ लेना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल है, तो ये तो बहुत ही अहमकाना बात। चौधरी शुजात साहब के जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब से राब्ते हुए, अगर उनके राब्ते हुए, कोई कह रहा है 6 अरकान उनके साथ हैं, कोई कह रहा है 10 अरकान उनके साथ, और ये मुलाकातें करवाई हैं तारिक रशीद चीमा ने, जो वो गुफ्तगू करवाई है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे चौधरी शुजात के और नवाज शरीफ के जो इख्तलाफात रहे, उसमें बहुत सारी जगह चौधरी शुजात भी ठीक थे। और खास तौर पे जब जल मुशर्रफ का मार्शल्ला हुआ, उनका ग्रीवेंसेस क्या थे कि भाई आप बाहर चले गए और हमें जूते खाने के लिए छोड़ गए, तो हम डील ना करते तो क्या करते, खत्म हो जाते। जावेद हाशमी साहब ने नहीं की डील, तो वो कहाँ रहे इक़्तिदार में और हम कहाँ पर पहुंचे, दोनों में फर्क तो है ना, ये इनके बुनियादी इख्तिलाफात। लेकिन अगर इनके दरमियान बात हुई है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान साहब को भी अंदाजा है, और ये परवेज इलाही साहब को भी अंदाजा है, और इसकी इंडोर्समेंट जो है वो 18 तारीख की मीटिंग में भी हो जाएगी। कल की मीटिंग में नवाज शरीफ साहब भी ये बात क्लियर कर देंगे, और पंजाब की हुकूमत ज्यादा देर चलेगी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान ने जो वफाक पर लश्कर कशी का प्लान किया हुआ है, तो क्या वो लश्कर कशी पंजाब हुकूमत जाने से पहले होगी या बाद में? अंदाजों की बुनियाद पर लोग बात कर रहे हैं कि 23-24 को सितंबर को लॉन्ग मार्च हो सकता है, और 27-28 को पंजाब में गवर्नर साहब ये कह सकते हैं कि वो परवेज इलाही के एतमाद का वोट। मेरे ख्याल में असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पहले पंजाब की हुकूमत जानी चाहिए, फिर लॉन्ग मार्च अगर इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो वो करें। और फेडरल में राणा सनाउल्लाह साहब हैं, उधर अता तारड़ साहब बैठे होंगे, तो इनकी बड़ी सख्ती आनी है, क्योंकि अब मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से बड़े तल्ख फैसले करने के बाद हम इकोनॉमी के रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि पहले दिन ही इकोनॉमी कोई रिवाइव नहीं होगी तो मुल्कों की इकोनॉमी कोई किराने की दुकान नहीं है। क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है, और वो इन्होंने टाइम दिया है, और अब मेरे ख्याल में हमें आइंदा अच्छी खबरें मिली। ठीक है, आखिरी 2 सवाल हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस को एक ओपन खत लिखा है, इस खत के बाद क्या लगता नहीं कि ऊपर वाली वड्डी अदालत दे विच कोई थोड़े बहुत कोई मसले मसाइल हैं जजां दे विच आपस में? थोड़े बहुत, अच्छा जी, थोड़े बहुत बहुत करनी पड़ती है। वो खाता पढ़े तो असल में उसमें ये कहा गया है कि जिस साहब के नाम खत है, मैं भी एहतियात से बोलता हूँ और सबको पता है कि साहब के नाम खत है, उन्हें कहा है कि आपने झूठ बोला। ये चीफ जस्टिस के मुतालिक कहा गया, और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो बातें हुई हैं उनके बारे में क्लैरिटी क्रिएट की गई है, और उसमें ये देखिए ये बातें इस नहज तक पहुंच जाए ना कि 2 मौजूद जजेस साहब कह रहे हो कि आपने जब तकरीर की हम आपके दाएं बाएं बैठे थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले, वरना हम वहां पर भी तमाशा कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले कि हमें अदालत का वक़ार और एहतराम अजीज था। बिल्कुल ठीक। तो ये मामला तो बहुत खराब हो गए हैं, और यही वो मामला है जो अब बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, जिसकी वजह से खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अदालतों के अंदर इख्तलाफात भी जारी। बिल्कुल ठीक है सर। मरियम नवाज साहबा के हवाले में हमेशा बात की जाती है कि मरियम नवाज जो हैं हुकूमत से इख्तलाफ भी कर रही हैं, महंगाई के मामले में भी, ये भी क्या अभी ये राइट मतलब सही वक्त नहीं है कि मरियम नवाज हुकूमत के किसी मामले में या किसी जगह पे जंप करे और उनसे कुछ लिया जाए? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और कब कोई
इलेक्शन आ जाए तो तकरीरें वगैरह, इसके अलावा अभी तक उनके लिए कोई काम नहीं है? ये इनके अपने अंदर की डिबेट है, और बदकिस्मती ये है मुस्लिम लीग नून की, वोट दिलवाने वाले कोई और होते हैं, उस वोट दिलवाने वालों की बातों से फायदा उठाने वाले कोई और लोग होते हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज 2 लोग हैं जो वोट दिलवा सकते हैं, नून लीग को जितवा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी डिसीजन मेकिंग में अहमियत नहीं होगी, वो फैसले नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में वो वोट दिलवाने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो उनकी ये तो पावर की खेल है ना सारा पॉलिटिक्स। तो अगर उनकी पॉलिटिकल अहमियत नहीं होगी तो फिर वो आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए, और मरीम नवाज ने उसकी तरफ इशारा भी किया कि एक पार्टी की हाई कमान होनी चाहिए, ठीक, उसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जो पार्टी के डिसीजन करे, जो हुकूमत से ऊपर के लेवल की बात है, तो उस पे मरीम नवाज का इख्तियार होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये कंफ्यूजन चलता रहेगा, और इसका नून लीग को बहुत नुकसान होगा। आखिरी सवाल, जब भी बात करते हैं, नवाज साहब की बात करते हैं, मुल्क कहाँ चला गया, मुल्क के लिए मियाँ साहब की क्या खिदमात है, ये वो, लेकिन उस मुल्क के इतनी सारी जो खिदमात है ना, वो बगैर इकोनॉमी को ठीक किए हो नहीं सकती। मौजूदा 3 महीने गुजर गए, महंगाई का जिन और बहुत सारी दूसरी चीजें जो हैं, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को शायद बड़े डैमेज उठाने पड़े इस वजह से, ये जो मुश्किल फैसले हैं। डार साहब कितनी अहमियत का हामिल है डार साहब का इस हुकूमत में जल्द अज जल्द शामिल होना, मशवरे देने के बजाय प्रैक्टिकली इस हुकूमत के साथ खड़े होकर कुछ करने? बहुत अच्छा सवाल किया, मुख्तसर से इसका जवाब दूंगा, और वो जवाब मेरे ख्याल में तशफ़ी करेगा। इसहाक डार एक ऐसा आदमी है कि जो मुश्किलात से आजकल अवाम गुजर रहे हैं, हुकूमत को कोस रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, झोलियां उठा उठा कर, इसहाक डार इस सूरत हाल को 10 दिन में तब्दील कर सकता है। ठीक है, और उन्हें सहूलतें क्रिएट भी करना आती है, उन्हें बयानिए पर भी बात करनी आती है, उन्हें अवाम की फलाह का भी ख्याल है। वो सिर्फ नंबर्स के आदमी नहीं है, उन्हें सियासत की भी समझ है, और इंसानी कदरों और पाकिस्तान के अवाम का भी ख्याल है। 10 दिन आप इसहाक डार को दें। फर्ज कीजिए, मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, फर्ज कीजिए कि 3 माह के लिए पूरे पाकिस्तान को बिजली फ्री हो जाए, बयानिया बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। फर्ज कीजिए कि पेट्रोल की कीमत जो है 250 से 100 रुपए आ जाए, बयानिया बदल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बदल जाएगा। फर्ज कीजिए कि जो डॉलर जो पता नहीं 250 हो गया है, वो 90 रुपए का हो जाए, बयानिया बदल जाएगा कि नहीं बदल? और ये कैपेबिलिटी इसहाक डार की है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सब कुछ करके दिखाया है, चैलेंजेस कबूल किए हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं होंगे तो शायद ये करना नामुमकिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। अमार भाई, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपके सर पर सर का साया कायम रखे। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज़। जी, अम्मार मसूद साहब हमारे साथ थे। बहुत सारी बातें उन्होंने की, इमरान खान साहब की सोशल मीडिया क्यों तगड़ी है, किस लिए तगड़ी है, बहुत सारी, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि डार साहब में वो तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं जिससे बयानिया ही बदल सकता है। पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है, बिजली के बिल भी फ्री हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है डॉलर भी 90 रुपये पे लग सकते। कौन कर सकता है? सिर्फ इसहाक डार। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज़।